हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी के कहने पर छोटे दादा ने उसे त्रिपाठी कॉरपोरेशन में काम करने की परमिशन दे दी थी। सब उसके खिलाफ ना हो जाएं, इसके लिए नरेंद्र ने भी उसे एमडी की पोस्ट पर काम करने को कह दिया। तब मयूरी ने सबसे कहा कि वो अपना बेस्ट देगी और कंपनी में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। सबसे ये कहने के बाद वो छोटे दादा की तरफ देखते हुए बोली, छोटे दादू, मैं बहुत मेहनत करूँगी और कंपनी को आगे तक लेकर जाऊँगी, पर फिलहाल पप्पा जी बहुत बीमार हैं और मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, तो क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, नरेंद्र ने अचानक गुस्सा करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पप्पा जी को रेस्ट की ज़रूरत है और रोज़ रोज़ किसी का भी उनसे मिलना उनके लिए ठीक नहीं है। वैसे भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि तुम पप्पा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। सबका शक तुम पर न बढ़े, इसलिए यही बेहतर है कि तुम उनके इस तरह नहीं मिलोगी। नरेंद्र मयूरी पर गुस्सा कर तो रहा था, पर इस तरह ताकि उस पर किसी को कोई शक न हो। उसकी बात सुन मयूरी नाराज़ होते हुए बोली, मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। नरेंद्र ने तेज़ आवाज़ में कहा, क्योंकि तुम्हें उनकी फ़िक्र हो रही है तो क्या तुम उन्हें अपने साथ ले जाओगी? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अगर पप्पा जी को कुछ भी हो जाता तो नरेंद्र कभी भी हेड नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास तो वो मोहर भी नहीं है। क्योंकि वो मोहर इस वक्त मयूरी के पास थी तो पप्पा जी की जान जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे ही होने वाला था। तब मयूरी ने कहा, क्योंकि आप लोगों को अब भी मुझ पर शक है तो क्या मैं पप्पा जी से मिल भी नहीं सकती? फिर उसने नरेंद्र की तरफ देखकर कहा, ठीक है, पर यह मत भूलिए कि इस मैटर में अब शक आप पर भी किया जा रहा है, इसलिए जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित ना कर दो तब तक आप भी पप्पा जी से मिलने नहीं जा सकते। मयूरी की बात सुन छोटे दादा ने भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मयूरी कहे तो बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा होगा कि आप दोनों में से कोई भी कुछ समय के लिए पप्पा जी से मिलने ना जाए। मैं खुद पप्पा जी का पूरा ध्यान रखूंगा। यह सुन नरेंद्र का सारा प्लान खराब हो गया। वहीं मयूरी छोटे दादा की बात सुन थोड़ी रिलैक्स हो गई। उसके आज यहाँ आने के सिर्फ दो ही मकसद थे। पहला, त्रिपाठी कॉरपोरेशन में वापस अपनी जगह बनाना और दूसरा, नरेंद्र को पप्पा जी से दूर रखना। ये सब होने के बाद वो बहुत खुश हो गई और फिर वो आहान के साथ वापस उनके बंगले के लिए चली गई। कार में वापस जाते वक्त मयूरी ने अपना सिर आहान के कंधों पर रख रखा था और आहान ने भी इस मैटर में अब तक कुछ नहीं कहा और बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक मयूरी बोली, आहान, मेरी वजह से नरेंद्र ने आपके ऊपर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप मेरा सहारा लेकर त्रिपाठी फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या आपको वो सब सुनकर बुरा नहीं लगा? उन दोनों ने मिलकर ही इस बारे में डिसाइड किया था कि आहान इस मैटर में कुछ नहीं कहेगा। अगर नरेंद्र के उस पर वो सब इल्ज़ाम लगाने पर आहान भी उसे कुछ कह देता तो उसकी ये बात सच साबित हो सकती थी कि वो मयूरी के ज़रिए त्रिपाठी फैमिली पर कब्जा करना चाहता है। उसकी बात सुन आहान ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है तुम वो सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो और शायद मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। पर ट्रस्ट मी, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी उंगलियों पर डांस कर रहा हूँ। ये सुन मयूरी भी स्माइल करने लगी, पर फिर वो अगले ही पल बोली, त्रिपाठी मैंसन से वापस लौटते वक्त मैंने नरेंद्र के चेहरे पर मेरे लिए नफरत साफ देखी थी। आपको क्या लगता है हाँ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या वो मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए संकेत से कहकर पप्पा जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? उसकी बात सुन आहान ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। फिर वो अपनी गहरी काली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, नरेंद्र त्रिपाठी पप्पा जी को मारने की जल्दी में नहीं है, बल्कि वो तो पहले तुम्हें खत्म करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद त्रिपाठी फैमिली में से किसी में भी उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी बात सुन मयूरी डर के मारे कांपने लगी और तुरंत उसकी गोद में बैठ गई। फिर वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, आहान, इस वक्त मेरी कीमत हज़ारों करोड़ों की जायदाद से भी ज़्यादा है और इस वक्त मुझे बहुत डर भी लग रहा है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे कस कर पकड़ लीजिए। तभी आहान ने तुरंत कहा, मयूरी, तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ गया है। ये सुन मयूरी हैरान होकर बोली, क्या कहा आपने अभी? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, आई मीन तुम मेरे ऊपर से जल्दी से हटो, नहीं तो इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मयूरी को तुरंत उसके कहने का मतलब समझ आ गया था और वो जल्दी से उसकी गोद से हटकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। फिर बात को चेंज करने के लिए धीरे से बोली, अब तक तुम नरेंद्र का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा हमने सोचा था, पर अब हमारा अगला कदम क्या होगा? बस वही करो जिसे करने में तुम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मयूरी को उसकी बात समझ नहीं आई। वो उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हुए बोली, मतलब?
आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें एक बार फिर अपना टैलेंट सबको दिखाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने पहली बार शनाज ज्वेलर्स में अपना काम करके दिखाया था। उसकी बात सुनकर मयूरी किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाने लगी। उसके लिए बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर इस वक्त उसे सुजल की थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी, जिसे सुदेश अपने साथ अपने आइलैंड पर ले गया था। उसके बारे में सोचकर वो बोली, आपको लगता है सुदेश सुजल को तंग करेगा? वैसे तो सुदेश उससे अच्छा बिहेव करता है, पर फिर भी मुझे इस पर यकीन नहीं। और सुजल, उसके लिए तो रिश्तों की भी बहुत अहमियत है। मयूरी के मुंह से फिर से सुजल के बारे में सुनकर आहान इरिटेट होने लगा था। अब वो सुजल के बारे में और नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथों से मयूरी का मुंह बंद कर दिया और फिर नाराज होते हुए बोला, अब मुझे फिर से तुम्हारे मुंह से सुजल का नाम नहीं सुनाई देना चाहिए। मैं भी इंसान ही हूँ और उसके बारे में सुन सुनकर मेरे भी सिर में दर्द होने लगता है। इस पर मयूरी ने चिढ़ते हुए कहा, पर सुजल ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे उसका नाम लेने से भी मना कर रहे हैं? आपको पता है उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा मेरे बारे में सोचा है, और अब भी वो उस आइलैंड पर इसलिए गई ताकि वो पप्पा जी के लिए एंटीडोट बनवा सके। मुझे तो वो सुदेश बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं जानती हूँ उसे मौका मिलते ही वो सुजल को ज़रूर परेशान। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, आहान ने उसका मुंह फिर से बंद करने के लिए इस बार उसके होठों पर किस कर दी। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर जब सुदेश ने देखा सुजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो वह उसे आराम करने के लिए कहने लगा। पर उसे देखकर सुदेश समझ गया कि ये सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। उसने उसका हाथ पकड़कर चेक किया, पर अब भी उसने उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया और बस मौसम का बहाना बना दिया। फिर जब वो लोग साथ में खाना खा रहे थे तो सुजल उसे पप्पा जी के एंटीडोट के बारे में पूछना चाहती थी, पर तभी सुदेश ने उसे कहा, तुम्हें बच्चे क्यों नहीं पसंद? सुजल हैरानी से बोली, किसने कहा मुझे बच्चे पसंद नहीं? जब परी हुई थी तो 1 महीने तक मैंने ही उसे संभाला था। फिर वो आगे बोली, अच्छा अब तो मुझे बता दो, क्या तुमने पप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बना लिया? सुदेश स्माइल करते हुए बोला, इस काम में इतनी जल्दबाजी नहीं की जा सकती, और वैसे भी इसे बनाने में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा मैं उतना ही ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता पाऊंगा। ये सुनते ही सुजल उसे घूर कर देखने लगी। उसे प्रेगनेंसी से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे तो बच्चे बहुत पसंद थे। तभी सुदेश को अचानक कुछ याद आया और वो बोला, मुझे पप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बनाने का आइडिया मिल गया। फिर वो अभी अपनी लैब में जाने लगा और साथ ही सुजल को भी ले गया। उसकी लैब में कदम रखते ही सुजल हैरान रह गई। सुदेश ने पहली बार किसी को अपनी लेबोरेटरी में आने दिया था, वहीं सुजल ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई ऐसी सीक्रेट रूम भी होगा। सुदेश पप्पा जी के लिए उस दवा का एंटीडोट बनाने लग गया और सुजल उसमें उसे असिस्ट कर रही थी। पर अचानक काम करते करते सुजल को बहुत वीकनेस फील होने लगी। उसे ऐसे देखकर सुदेश को उसकी फिक्र हुई और उसने उसे रेस्ट करने को कहा। सुजल ने जब देखा कि सुदेश उसकी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है तो वो वहाँ से जाने लगी। पर जाने से पहले उसने कहा, तुम्हें मैंने आज तक नहीं बताया पर अब बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है पप्पा जी ने मयूरी के साथ मुझे भी बिल्कुल अपनी पोती की तरह प्यार किया था। मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर फिर भी उन्होंने मुझे हमेशा अपने परिवार की तरह ही समझा। इसलिए प्लीज़ सुदेश, तुम जल्द से जल्द उनके लिए ये एंटीडोट बना दो। उसकी बात सुनकर सुदेश ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि यह एंटीडोट 2 दिन में बनकर तैयार हो जाए। सुजल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और लैब से बाहर आ गई। ना जाने क्यों, पर अब उसे सुदेश के लिए कुछ फील होने लगा था। अगले 2 दिनों तक सुदेश लगातार इसी तरह एंटीडोट बनाता रहा। उसके बाद जब वो उस लेबोरेटरी से बाहर आया तो सुजल उसका उसी के रूम में वेट कर रही थी। तभी सुदेश ने वहां आकर सुजल को हक करते हुए कहा, सुजल, मैंने वो एंटीडोट बना लिया। ये सुनकर सुजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसने मयूरी को कॉल करके उसे भी इस बारे में बता दिया। हालांकि लगातार 2 दिन तक काम करने की वजह से सुदेश की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मयूरी ने भी कॉल पर उसकी तबीयत के बारे में पूछा था। उससे बात करने के बाद सुजल सुदेश का ध्यान रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी मैंसन के लिविंग रूम में इस वक्त काफ़ी हलचल हो रही थी। काउच पर बैठे नरेंद्र ने कहा, क्या इन्फॉर्मेशन है? इस पर असिस्टेंट ने कहा, जी सर, पता लगा है कि किंग ऑफ मेडिसिन सुजल को अपने साथ अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले गया था। मुझे लगता है ज़रूर वो लोग पप्पा जी की बीमारी का कोई सोल्यूशन ढूंढने गए होंगे, और ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग अब वापस आ रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि सुदेश ने उस दवा का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था। ये सोचकर उसने गुस्से में ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किंग ऑफ मेडिसिन मयूरी की हेल्प करेगा। अगर अब सुदेश की दवाई से पप्पा जी ठीक हो गए तो शायद वो दिन नरेंद्र के लिए उसका आखिरी दिन होगा। तभी उसका असिस्टेंट कुछ सोचते हुए बोला, वैसे बड़ी अजीब बात है, किंग ऑफ मेडिसिन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को उसकी दवाई तभी मिल पाती है
जब उसकी अपनी मर्जी हो। आज तक उसने कभी किसी की इस तरह हेल्प नहीं की। अगर हमें ये पता लग जाए कि मयूरी इस काम के लिए किंग ऑफ मेडिसिन को क्या कीमत चुका रही है, तो हम उसे उससे ज़्यादा कीमत देकर अपनी तरफ कर सकते हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर नरेंद्र ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि डेविल के पास पैसों की कोई कमी है, पर अगर मयूरी ने उसे पैसों से अपनी तरफ नहीं किया तो उसका मतलब कुछ तो ज़रूर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तुम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाओ कि मयूरी ने उसे अपनी तरफ कैसे किया। असिस्टेंट ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसे सूजल के बारे में भी पता लग गया। उसने इस बारे में नरेंद्र के पास आकर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहा, यह सब कुछ सूजल की वजह से हुआ है। जब पहले हमारे आदमी सूजल का पीछा कर रहे थे तो किंग ऑफ मेडिसिन ने ही सूजल को समुद्र में गिरने के बाद बचाया था। फिर वो काफ़ी वक्त तक उसके साथ ही रही थी और डेविल ने यहाँ आने से पहले भी शाह कॉरपोरेशन के CEO मिस्टर विक्रांत की भी जान बचाई। ये सुन नरेंद्र ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। उस दिन जब सूजल और सुदेश आहान और मयूरी के साथ पहली बार त्रिपाठी मैंसन में आए थे, उसी दिन नरेंद्र ने सुदेश को सूजल को प्रोटेक्ट करते हुए देखा था। तब उसे थोड़ा अजीब तो लगा था, पर उस वक्त उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब साफ था कि सुदेश त्रिपाठी फैमिली के मैटर्स में सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हो रहा था क्योंकि सूजल उसे ये सब करने को कह रही थी, और अगर आज सूजल नहीं होती तो मयूरी तो उसके हाथों बहुत पहले ही मारी जा चुकी होती। नरेंद्र को अब लगने लगा था कि सूजल ने बहुत बार उसका बना बनाया प्लान खराब कर दिया है, इसलिए अगर अब वो जिंदा रही तो सुदेश भी उसके रास्ते का कांटा बना रहेगा। हालांकि वो ये बात भी जानता था कि सुदेश की फैमिली भी कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। किंग ऑफ मेडिसिन का नाम सुनते ही सैकड़ों लोग उसके एक इशारे पर इकट्ठा हो सकते थे, पर उसे बस यही चिंता थी कि आखिर इतना पावरफुल इंसान मयूरी की साइड कैसे हो सकता है। यही सब सोचकर नरेंद्र ने धीरे से कहा, सूजल अब जिंदा नहीं बच सकती। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आगे कहा, संकेत कहाँ है? उसके इस सवाल पर असिस्टेंट ने जवाब दिया, शायद इस वक्त वो बप्पा जी के साथ ही है। उसने उसे एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, उसे कहो कि वो मुझसे आकर मिले। अब इस काम को सिर्फ वही अंजाम दे सकता है। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। वहीं जब मयूरी को पता लगा कि सूजल और सुदेश वापस आने वाले हैं तो वह उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी पीछे से आहान आया और अजीब तरह से बोला, तभी उसने आने में पूरा 1 घंटा बाकी है। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की हो रही है? उसकी बात सुन मयूरी अपने सैंडल पहनते हुए बोली, जल्दी, हमें ऑलरेडी देर हो चुकी है। वहाँ पहुँचने में भी हमें 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। सूजल काफ़ी थक गई होगी तो हम रास्ते में उसके लिए नारियल पानी भी ले चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों घर से निकल गए। पर मयूरी को सूजल के लिए इतनी फिक्र करते हुए देख आहान को मन ही मन जलन हो रही थी। वो बार बार खुद को रिलैक्स करने के लिए यही कहता जा रहा था, आहान चिल, सूजल एक लड़की है, तुझे उससे इतना इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मयूरी तुझे प्यार करती है, उसे नहीं, सो रिलैक्स। पर इस वक्त उसका मन तो कर रहा था कि वो मयूरी को एक रूम में लॉक कर दे ताकि वो सूजल से कभी मिल ही ना सके। पर मयूरी भी अच्छे से जानती थी कि आहान इस वक्त क्या सोच रहा है। उसने कहा, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? और अगर सूजल नहीं होती तो सुदेश वो एंटीडोट कभी नहीं बनाता। अगर सच में उसकी दवाई से बप्पा जी ठीक हो गए तो त्रिपाठी फैमिली पर उसका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मुझे लगता है आपको सुदेश को अपनी तरफ कर लेना चाहिए, क्योंकि सूजल ने पहले मुझे बताया था कि बप्पा जी मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। अगर आपको मेरे साथ देखकर उन्होंने हम दोनों को डाइवोर्स लेने को कहा तो उस सिचुएशन में शायद वो सुदेश को अपनी साइड देखकर हमारे रिश्ते के लिए मान जाए, क्योंकि वही अब उनकी जान बचा रहा था। वैसे ये सब कहकर मयूरी सिर्फ आहान को डराना चाहती थी, पर अब वो खुद इस बात से डर रही थी। वहीं जब आहान ने उसकी बात सुनी तो वह गुस्से से बोला, मयूरी, चाहे जो हो जाए, पर इस जन्म में मैं तो तुम्हें डाइवोर्स कभी देने से रहा, तुम सिर्फ मेरी हो। उसे गुस्सा और नाराज़ होते हुए देख मयूरी ने तुरंत उसके गालों को खींचते हुए कहा, आहान, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आपको पता है आपके जैसा हैंडसम और रिच लड़का मिलना कितना मुश्किल काम है, इसलिए मुझसे इतनी मेहनत का काम दोबारा नहीं होगा। मैं तो आपके साथ ही खुश हूँ, समझाई छे कि रिपीट करूँ? उसकी बात सुन आहान ने अपने मन ही मन कहा, थैंक गॉड जो इसे मेरी शक्ल इतनी पसंद है, वरना पता नहीं ये लड़की मेरा क्या ही करती। आहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी मयूरी का फ़ोन रिंग करने लगा। दूसरी तरफ से सूजल की आवाज़ आई, मयूरी, हम लोग अभी भी अपनी शिप पर ही हैं। यहाँ मौसम अचानक ख़राब हो गया है, इसलिए सुदेश ने कहा है कि हम आज वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे।
उसकी बात सुन मयूरी ने फिक्र करते हुए कहा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जब सुजल ने उसे कहा कि वो ठीक है, तब जाकर उसने फ़ोन कट किया। वैसे उत्तराखंड में मौसम अभी ख़राब हो गया था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी, और तभी वहाँ बारिश आ गई। ऐसे मौसम में कार में ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। मयूरी और आहान एक कोने में खड़े बारिश के रुकने का ही वेट कर रहे थे। जब आहान ने मयूरी को ठंड से कांपते हुए देखा, तो उसने अपनी जैकेट निकाल कर मयूरी को पहना दी और कहा, टेंशन मत लो, कार बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। बारिश के रुकते ही हम लोग तुरंत वापस चलेंगे। कुछ ही देर के बाद मौसम साफ हो गया और बारिश भी रुक गई। तभी आहान ने कहा, अब बारिश रुक गई है, चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वो लोग कार में बैठे, तभी मयूरी के फ़ोन पर संकेत का कॉल आया। उसने मयूरी को ये याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि उसे आज त्रिपाठी कॉरपोरेशन में अपना काम संभालने के लिए ऑफिस आना है। ये सुनकर आहान ने अपनी कार त्रिपाठी कॉरपोरेशन की तरफ घुमा दी। वहाँ पहुँचकर आहान जैसे ही मयूरी के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, मयूरी ने उसे रोकते हुए कहा, आहान, आपकी ड्रेस पूरी तरह से भीग चुकी है। आप घर जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। वैसे भी अगर आप मेरे साथ अंदर जाएंगे तो मुझे डर है कि नरेंद्र फिर से आप पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लग जाएगा। फिर चाहे मैं कंपनी में जितना भी अच्छा काम करूं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मेरे पास अपने प्यारे हस्बैंड को वापस भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट आई विल मिस यू। मयूरी भले ही इस वक्त आहान के सामने उदास होने का नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये वही चमक थी जब आहान ने पहले भी मयूरी की आंखों में तब देखी थी, जब वो शनाया ज्वेलर्स में काम करती थी। आहान भी उसे काम करते हुए देखना चाहता था। फिर उसने अपनी असिस्टेंट रिया से कहकर मयूरी की सिक्योरिटी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स बुला लिए। उसके बाद वो अपने बंगले पर वापस आ गया। वही त्रिपाठी कॉरपोरेशन में जैसे ही मयूरी एंटर हुई, सब उसे देखकर खड़े हो गए और उन सब ने एक साथ कहा, राजकुमारी। तभी मयूरी ने देखा कि उसके सामने ही संकेत एक बढ़िया सा बिजनेस सूट पहने हुए खड़ा था। उसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स थीं। वो अब तक यहाँ मयूरी के आने का ही वेट कर रहा था। त्रिपाठी कॉरपोरेशन के रियल ओनर अभी भी बप्पा जी ही थे। नरेंद्र भले ही अपने उल्टे सीधे तरीके से यहाँ का सीईओ बन गया था, पर वो अभी भी कंपनी का असली मालिक नहीं था और संकेत की कंपनी में कोई पोजीशन नहीं थी, पर उसका काम सीईओ के बराबर ही था। त्रिपाठी कॉरपोरेशन में उसे नरेंद्र का राइट हैंड समझा जाता था। यहाँ सबको यही लगता था कि नरेंद्र अपनी बात कंपनी का सीईओ संकेत को ही बनाना चाहता था, इसलिए कंपनी में सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर अब क्योंकि मयूरी अचानक यहाँ एमडी के तौर पर ज्वाइन कर रही थी, इसलिए सबको अब यही लग रहा था कि उन्हें संकेत के कंपैरिजन में मयूरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कंपनी में तरह तरह की बातें हो रही थी, पर संकेत को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो मयूरी को उसके कैबिन में ले आया और बोला, कंपनी में पहले एक एमडी थे, पर 4 साल पहले ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। तब से अब तक इस पोजीशन पर कोई नहीं था, पर तुम ऐसे भी समझ सकती हो कि तब से ये सारा काम मैं ही संभाल रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानती होगी, पर फिर भी मेरा असिस्टेंट तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे देगा। तुम अच्छे से सब समझ लेना। फिर 2 घंटे बाद मैं तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाने ले जाऊँगा। इतना कहकर उसने अपने असिस्टेंट को सारी फाइल्स मयूरी को देने का इशारा किया और मयूरी को उसकी सीट भी दिखा दी। उसे सब बताने के बाद वो खुद भी उसी कैबिन में दूसरी टेबल पर जाकर अपना काम करने लगा। वहीं उसका असिस्टेंट वहीं खड़े होकर उसके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था, पर हकीकत तो ये थी कि वो बस संकेत पर नज़र रख रहा था। मयूरी को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उसने भी संकेत से कोई बात नहीं की। तभी संकेत ने अचानक से असिस्टेंट से कहा, जाओ हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। असिस्टेंट थोड़ा झिझकते हुए कॉफ़ी लेने चला गया। जैसे ही मयूरी ने देखा कि अब वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट एक तरफ रखे और संकेत से कुछ कहने लगी। पर तभी संकेत ने तुरंत उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कह दिया। ये देख मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर अगले ही सेकंड संकेत ने एक ब्लैंक पेपर लिया और उस पर कुछ लिखकर मयूरी को दे दिया। उस पर लिखा था, टैपिंग डिवाइस। उसे देख मयूरी तुरंत समझ गई कि नरेंद्र ने वहाँ कुछ ऐसी डिवाइस लगाई हुई थी जिससे उन दोनों की बातें तुरंत नरेंद्र को सुनाई देंगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा शातिर भी हो सकता था, पर इससे ये बात साफ थी कि नरेंद्र ने उसके पास के सभी लोगों पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। वही संकेत ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मयूरी और बप्पा जी की जान बचा सके। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी नरेंद्र की साइड में होने का नाटक करना पड़ रहा था। ये बात अब मयूरी भी समझ चुकी थी कि इतना टैलेंटेड होकर भी संकेत सिर्फ उसे और बप्पा जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अब तक त्रिपाठी फैमिली से जुड़ा रहा। यही सब सोचकर उसके मन में भी
उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई। नरेंद्र संकेत की काबिलियत को अच्छे से जानता था, पर उसे लगता था कि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसे उस पर यकीन नहीं था। फिर मयूरी को भी उसे जो कुछ भी पूछना था वो उससे पेपर पर लिख कर ही पूछने लगी। उसने उससे पूछा कि नरेंद्र ने उसे इतनी आसानी से कंपनी में एमडी कैसे बना दिया। उसका सवाल देख संकेत कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने लिखा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। नरेंद्र ने आज मुझे बोलकर सिर्फ इतना कहा है कि मैं तुम्हें कंपनी में काम करने के लिए बोल दूं, और साथ ही उसने मुझे तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों को भी तुमसे मिलवाने को कहा। पर जहाँ तक मुझे पता है, जिन लोगों को तुम्हारे साथ काम करने के लिए चूज़ किया गया है वो सब नरेंद्र के भरोसेमंद लोग हैं। उसका जवाब देख मयूरी अपनी आंखें चढ़ाकर कुछ सोचने लगी। वो समझ गई थी कि नरेंद्र अपने भरोसेमंद लोगों से उसके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था, ताकि वो कंपनी में कोई भी अच्छा रिजल्ट न दिखा सके। उसने अपने मन में सोचा, नरेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुदेश ने वो एंटीडोट तैयार कर लिया है। एक बार बप्पा जी ठीक हो जाए फिर उस हैवान के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यही सोचकर उसने एक फ़ोन नंबर और टाइम लिखकर संकेत को दिखाया। वो जानती थी कि नरेंद्र को अब तक पता लग गया होगा कि वो कंपनी में आ चुकी है, इसलिए वो चाहती थी कि संकेत खुद सूजल के पास जाकर वो एंटीडोट ले ले। तब तक मयूरी भी नरेंद्र और उसके लोगों को अपने में ही उलझा कर रखेगी। संकेत भी उसकी बात समझ गया और उसने ओके लिख दिया। तभी उन्हें अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और उन दोनों ने तुरंत उस पेपर को अपनी अपनी जेब में डाल लिया। पर ऐसा करते हुए उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली और उन्हें याद आया कि उन्होंने ऐसा पहले भी काफ़ी बार किया था। पर मयूरी की अतीत की यादें तो अभी भी धुंधली थी। पर तभी उसे याद आया, जब वो फ़ॉरेन में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे तो वो दोनों टीचर्स की नज़र से बचकर इसी तरह आपस में बात करते थे। ये सोचकर मयूरी अपने मन में बोली, कहीं मैं और संकेत एक दूसरे से पहले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अहान को ये पता लग गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। तभी वहाँ संकेत का असिस्टेंट आया, पर उसके अंदर आने से पहले ही संकेत अपनी जगह से खड़ा हो गया था और बोला, मैं कुछ देर बाहर फ्रेश एयर लेने जाता हूँ। उसकी बात सुन उसका असिस्टेंट हैरान होकर कभी उसे देख रहा था तो कभी अपने हाथ में पकड़े उन कॉफ़ी के कप को। तभी मयूरी ने कहा, आप वो दोनों कप मुझे ही दे दीजिए। मयूरी के मन में अभी भी संकेत और उसके रिश्ते को लेकर हलचल चल रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी, कहीं सच में हम दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं था जिसे याद करके संकेत कॉफ़ी छोड़कर यहाँ से बाहर जाना चाहता हो। नहीं नहीं, हे खाना जी प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो। फिर उसने अहान को मैसेज करके पूछा कि वो घर आराम से पहुँच गया या नहीं। अहान का तुरंत रिप्लाई आया, मैं घर पहुँच गया हूँ और ऑफिस का काम कर रहा हूँ। बाबू भाई और वर्धन का मुझे मैसेज आया था तो अभी कुछ काम अर्जेंट करके देना है। एनीवे, वहाँ क्या चल रहा है? जवाब में मयूरी ने लिखा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही हूँ। अहान आई मिस यू। पर यह मैसेज करने के बाद काफ़ी देर तक अहान का कोई जवाब नहीं आया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मयूरी उसे आई मिस यू का मैसेज करे और वो कोई रिप्लाई ही ना दे। आखिर अहान ने मयूरी को उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर कुछ देर बाद उसका मैसेज आया, मयूरी क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम मुझसे छिपाना चाहती हो? उसका मैसेज देख मयूरी को यकीन नहीं हुआ कि अहान को उसके मन का भी कैसे पता चल जाता था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसके पास अहान का कॉल आ गया। जैसे ही मयूरी ने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से अहान की आवाज़ आई, क्या कर रही हो? इस पर मयूरी ने हैरानी से कहा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, बताया तो अभी अभी मैसेज में। अहान ने झट से पूछा, किसके साथ? ये सुन मयूरी इधर उधर देखने लगी और फिर शांत होकर बोली, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। ओ हाँ, दरवाजे पर एक असिस्टेंट भी खड़ा है। अहान ने फिर कहा, बिना किसी वजह तुम अपने काम के बीच में मुझे आई मिस यू का मैसेज तो नहीं भेजोगी? तुम मुझे अभी भी बता सकती हो, अगर कुछ बताना चाहती हो तो। क्या तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर कोई गिल्ट तो नहीं? जल्दी मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये सब सुनकर मयूरी अपने मन ही मन सोचने लगी, ऐसे लड़के से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए जो किसी लड़की को उससे भी ज़्यादा समझता हो। हे कान्हा जी, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो नाराज़ होने का नाटक करते हुए बोली, अहान ये तो गलत बात है। एक तो मैं आपको मिस कर रही हूँ और आप हैं कि मुझे ऐसे सवाल कर रहे हैं। अहान पर तो अभी भी उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप जल्दी बताओ, क्या तुम फिर से किसी स्मार्ट और हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी? मयूरी ने तुरंत कहा, अहान मुझ पर यह बेकार के इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। वो तो बस मुझे कुछ देर पहले संकेत को देखकर कुछ याद आ गया था, पर वो इतनी भी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। इस पर अहान ने स्माइल करते हुए कहा,
आई न्यू इट। अब मयूरी नाराज़ हो गई। अहान, आप जब देखो तब मुझे परेशान ही करते रहते हैं, पर ट्रस्ट मी, मैं संकेत को अपने फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती। पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि उसने अहान की बातों में आकर उसे सब बता दिया था। तभी अहान ने कहा, मयूरी, मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे पता है, पर तुम खुद ही ना जाने ये क्या बोलती जा रही हो। मयूरी अपने मन में बोली, तू सच में एक नंबर की गधेड़ी है मयूरी, और ये वायडो भी हमेशा तुझे अपनी बातों में उलझाकर तुझसे सब कुछ उगलवा लेता है। पर तभी दूसरी तरफ से अहान की आवाज़ आई, भले ही जब तुम दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब तुम उसे बस अपना दोस्त मानती होगी, पर अब तुम बड़ी हो चुकी हो और मुझे सब समझ आता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ना तो तुम उसके करीब जा सकती हो और ना ही तुम उसे अपने करीब आने दे सकती हो। यहाँ तक कि तुम उसके साथ साथ हाथ भी नहीं मिला सकती, और अगर वो तुम्हारे कभी थोड़ा भी करीब आने की कोशिश करे तो तुम उसे लात मार कर दूर भगा देना, और इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। आई होप तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई हो। तब मयूरी ने अपना मुंह लटका कर कहा, हाँ हाँ, सब समझ गई मैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और आप मतलब उस पर शक कर रहे हो। उसकी बात सुन अहान ने गुस्से में कहा, तो क्या तुम्हें अब इस बात का दुख हो रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तो तुम इतना दुखी साउंड कर रही हो। मयूरी तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे तो ज़रा भी दुख नहीं हो रहा, बल्कि ये तो खुशी की बात है। और वैसे भी अब मुझे स्मार्ट और हैंडसम लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके होते हुए मुझे अब इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही मयूरी ने यह कहा, संकेत वहाँ वापस आ गया। मयूरी की बात सुनकर वो उसे कुछ सेकंड्स वैसे ही देखता रहा, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर मयूरी उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही संकेत ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और अपनी सीट पर बैठकर आराम करने लगा। फिर मयूरी ने भी फ़ोन रख दिया और संकेत के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी। कुछ देर बाद संकेत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और खड़े होकर मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, चलो अब मैं तुम्हें सभी डिपार्टमेंट में लेकर चलता हूँ और बाकी के एम्प्लॉयज़ से भी मिलवा देता हूँ। वैसे तुम उन लोगों से पहले भी मिल चुकी हो, पर आई थिंक उनमें से ज़्यादातर लोगों को तुम नहीं जानती होगी। ऑफिस से बाहर आने के बाद उसने मयूरी से अचानक कहा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? मयूरी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, पूरी तरह से नहीं आई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही मुझे सब याद आ जाएगा। पर फिर अगले ही सेकंड संकेत उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी मैं तुम्हें सबसे दोबारा मिलवा दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जब तुम 4 साल पहले इस कंपनी में पहली बार आई थी। ये पहली बार था जब मयूरी संकेत की बात सुनकर कहीं खो गई थी, पर तभी उसे ध्यान आया कि उसके सिर पर उसका हाथ अभी भी था। उसने अपने मन में ही सोचा, अगर अहान को इस बात का पता लग गया कि इसने मेरे सिर पर हाथ रखा है तो गुस्से में आकर वो तो इसका सिर ही तोड़ देंगे। फिर संकेत ने भी उसके सिर से हाथ हटा लिया। मयूरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। त्रिपाठी कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कंपनी थी और इसका ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। यहाँ बस उनका हेड ऑफिस था, पर उनकी कंपनी की बहुत सी दूसरी ब्रांच भी थी जिन्हें हेड ऑफिस से ही मैनेज किया जाता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसे ना चाहते हुए भी नरेंद्र ने संकेत को मयूरी को समझाने को कहा था, और संकेत भी यही चाहता था कि मयूरी जल्द से जल्द हर चीज़ को अच्छे से समझ ले और अपना काम अच्छे से संभाल ले। सभी डिपार्टमेंट्स में ले जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करते करते अब तक शाम हो चुकी थी और ऑफिस ख़त्म होने को वक्त हो चुका था। तभी मयूरी के पास सुजल का मैसेज आया कि वो कुछ ही देर में यहाँ इस शहर में पहुँचने वाली है। मयूरी ने सबकी नज़रों से बचकर संकेत को सुजल का मैसेज दिखा दिया। संकेत ने भी बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर उसने असिस्टेंट को मयूरी को फिर से ऑफिस तक ले जाने को कहा और तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे यहाँ काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए वो कंपनी के सभी रास्तों को अच्छे से जानता था। फिर वो बिल्डिंग के बैक साइड से बाहर गया। आज तक संकेत नरेंद्र के बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे इसलिए आने देता था क्योंकि वो बिना किसी रीज़न के अपने दुश्मन को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। इतने सालों तक उसे मयूरी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अपने दुश्मन को चौकन्ना नहीं कर सकता था और ना ही नरेंद्र को अकेले टक्कर दे सकता था। लेकिन अब तो मयूरी वापस आ चुकी थी। वो बिल्डिंग से बाहर निकला और अपनी कार लेने के बजाय टैक्सी लेकर सुजल से मिलने चला गया। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि उसे सुजल से मिले भी पूरे 4 साल हो गए, पर तभी उसके दिमाग में सुदेश के बोले वो शब्द गूंजने लगे जो उसने त्रिपाठी मैंसन में नरेंद्र के सामने कहे थे, मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए कौन मेरी सुजल को हाथ भी लगाता है।
संकेत समझ सकता था कि सुजल के मन में सुदेश को लेकर एक अलग ही फीलिंग थी, पर वो अभी भी उन दोनों के बीच का रिश्ता नहीं समझ पा रहा था। कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच गया जहां सुजल उससे मिलने वाली थी। वो टैक्सी से उतरकर सामने खड़ी उस कार के पास चला गया। उस कार का वही नंबर था जो मयूरी ने उसे बताया था। कार में सुदेश और सुजल बैठे हुए थे। तभी सुदेश बोला, बाहर खड़े होकर बात करना सेफ नहीं है, अंदर बैठकर बात करते हैं। हालांकि कार में बैठते वक्त भी संकेत ने सुदेश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बस सुजल को ही देखता रहा। इस बात से सुदेश थोड़ा चिढ़ गया और अपने मन में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके दिल में सुजल के लिए कोई फीलिंग्स है, पर सुजल ने तो मुझे कभी भी अपने और संकेत के बारे में कुछ नहीं बताया। पर इससे पहले कि संकेत सुजल के पास वाली सीट पर बैठता, सुदेश तुरंत सुजल के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया और उसने सुजल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हरकतें देखकर वो उसे घूर कर देखने लगी। तभी उसने संकेत की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर संकेत, कैसे हैं आप? यहाँ सब कुछ ठीक है ना? संकेत ने काफ़ी टाइम तक अपनी जान को खतरे में डालकर बप्पा जी का ध्यान रखा था, इसलिए सुजल के मन में भी उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। पर सुजल को ऐसे बात करते देख सुजल को बहुत जेलसी हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये लड़का ना तो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है और ना ही मुझसे ज़्यादा अमीर, पर फिर भी सुजल को इसकी इतनी फिक्र हो रही है। उसने मेरी तो कभी इतनी फिक्र नहीं की। कहीं ये इंसान मुझसे मेरी सुजल को छीनना तो नहीं चाहता? तभी सुदेश ने संकेत से कहा, तुम्हें त्रिपाठी फैमिली ने गोद लिया है, पर मैंने कभी भी तुम्हारे मॉम डैड के बारे में नहीं सुना। संकेत उनसे बप्पा जी के लिए वो एंटीडोट लेने आया था, इसलिए वो ऐसे ही कोई ना कोई उसे वो एंटीडोट दे देता। उसे अपना हर कदम बहुत ध्यान से रखना था। उसकी बात सुन संकेत ने कहा, जी, मुझ अनाथ को बप्पा जी ने गोद लिया था। मेरे मोम डैड का त्रिपाठी फैमिली से कोई पुराना नाता था, इसलिए उनकी मौत के बाद मुझे बप्पा जी के पास भेज दिया गया। तभी उसने सुजल की तरफ देखते हुए कहा, तुम मयूरी के सीक्रेट गार्ड हो, ये काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा ना? तुम ठीक तो हो? वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? पर तभी सुदेश बोला, नहीं, हम तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हैं, अब हमें डेट करने की क्या ज़रूरत? उसकी ये बात संकेत को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने सुजल से धीरे से कहा, सुजल, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, इससे दूर ही रहो। ये बात सुनकर सुदेश गुस्सा हो गया। उसने अपने आदमियों को उसे मारने को कहा, पर सुजल ने उन्हें रोक लिया। हालांकि संकेत सच में उन दोनों के बीच दूरियां लाना चाहता था। सुजल ने उसे कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर संकेत? इस वक्त सबसे ज़रूरी काम बप्पा जी की जान बचाना है। पर संकेत ने अभी भी सुदेश की तरफ ही देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, पर मैं इस आदमी को कभी भी तुमसे शादी करने नहीं दूंगा। सुदेश अब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका हाथ उठ गया। दोनों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था। वो लोग सुजल के कहने पर भी नहीं रुक रहे थे, पर जब सुजल को चक्कर आने लगे तो सुदेश तुरंत उसके पास चला गया और उसका ध्यान रखने लगा। कुछ देर बाद वो थोड़ी रिलैक्स हुई। इसी बीच उसे पता लगा कि संकेत ने मेडिकल की पढ़ाई भी की है। उसने जब उसे इस बारे में पूछा तो वो बोला, हाँ, मैं बचपन में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता था, इसलिए मैंने अपना और पप्पा जी का ध्यान रखने के लिए ये मेडिकल की पढ़ाई की। सुजल के मन में उसकी बातें घूमने लगी। बीमार पड़ जाता था? ये सब सुनकर उसे अपने बचपन की याद आ गई थी। उसका एक भाई था जो काफ़ी सालों पहले मर चुका था, पर उसकी बात सुन ना जाने उसे ये ऐसा क्यों लग रहा था जैसे संकेत ही उसका बड़ा भाई हो। बचपन में भी जब कोई भी लड़का सुजल के साथ खेलता था तो उसका भाई उस लड़के को मारकर भगा देता था। उसे लगता था कि वो उसकी बहन को छीनकर उसे दूर ले जाएगा। सुजल को बचपन में उसके मॉम डैड ने यही बताया था कि बीमार होने की वजह से उसका भाई मर चुका है, और तभी से वो चुप चुप और बहुत सीरियस रहने लग गई थी। सुजल को ऐसे एक टक संकेत की तरफ देखता हुआ देखकर सुदेश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने जल्दी से वो एंटीडोट का सिल्वर बॉक्स संकेत को दे दिया और उसे समझाते हुए बोला, ये लो, और इसमें ये जो वाइट कलर की दवाई है ये बिल्कुल तुम्हारी दी हुई दवाई जैसी ही है, पर इसमें वो एंटीडोट भी मिलाया हुआ है, और ये जो सिरिंज रखी है इसमें एंटीडोट का हाई डोज है। दवाई देने के बाद इंजेक्शन लगाने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसमें दवाई के साथ साथ बॉक्स में मैंने सब कुछ इस बारे में लिख भी दिया है, तुम उसे खुद भी पढ़ सकते हो। इससे बप्पा जी पूरी तरह ठीक तो नहीं हो पाएंगे, पर उनकी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद सुजल ने उन दोनों की चोट पर दवाई लगाई। हालांकि संकेत अभी भी सुजल को सुदेश से दूर रहने के लिए कह रहा था, पर सुजल ने उसकी नहीं सुनी। उसे अब भी संकेत को देखकर अपने भाई वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ देर बाद संकेत वो सिल्वर बॉक्स लेकर छोटे दादा के बंगले पर चला गया, पर जैसे ही वो अंदर जाने लगा छोटे दादा ने उसे रोक दिया। तुम ये बॉक्स लेकर कहाँ जा रहे हो?
उनका ये सवाल सुन संकेत एक पल को सुन्न होकर रह गया। उनके पूछने पर संकेत ने कहा, ये बप्पा जी की दवाइयाँ हैं, उनकी दवाई खत्म हो गई थी, इसलिए मैं लेकर आ गया। पर तभी छोटे दादा बोले, बप्पा जी इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उन तक कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, फिर भले ही वो उनकी दवाई ही क्यों ना हो। ये बॉक्स मुझे दे दो, मैं डॉक्टर से चेक करवा कर उन्हें दे दूंगा। संकेत ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं ये दवाई आपको नहीं दे सकता। उन्हें दवाई देने का काम सिर्फ मेरा है, और वैसे भी मैं हमेशा से ही उनका ध्यान रखते आया हूँ, इसलिए आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। संकेत ये बात जानता था कि अगर उसने वो दवा वाला बॉक्स छोटे दादा को दे दिया तो वो उस दवा को बप्पा जी के डॉक्टर से चेक करवाएंगे, पर वो डॉक्टर तो नरेंद्र के लिए काम करता था, इसलिए संकेत इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। पर फिर संकेत की बातों में छोटे दादा को सच्चाई नजर आई और उन्होंने उसे वह दवाई बप्पा जी के पास ले जाने की परमिशन दे दी। तभी पास ही काम कर रहे नौकर ने छोटे दादा से कहा, मालिक, अगर सच में संकेत सर बप्पा जी को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे तो। छोटे दादा बोले, नहीं, वो सच बोल रहा था, मैंने उसकी आंखों में देखा था, पर अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर छोटे दादा वहाँ से चले गए। वहीं संकेत ने बप्पा जी के रूम में जाकर नरेंद्र की दी हुई दवाइयों को बप्पा जी की एंटीडोट वाली दवा से एक्सचेंज कर दिया। बप्पा जी कभी भी संकेत के अलावा और किसी के हाथ से दवा नहीं लेते थे, और यही एक बड़ी वजह थी कि नरेंद्र हमेशा संकेत को ही बप्पा जी का ध्यान रखने को कहता था। एक्चुअली जब बप्पा जी को दी हुई दवा का असर कम हो जाता था तो उन्हें होश आने लगता था, इसलिए होश आने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने संकेत को देखा, उन्होंने दवा खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। संकेत ने भी उन्हें वो एंटीडोट वाली दवाई दे दी और उनके करीब जाकर बोला, बप्पा जी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और आज से उसने त्रिपाठी कॉरपोरेशन में काम करना शुरू भी कर दिया है। संकेत की बात सुन बप्पा जी की बेजान आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। पूरे 4 साल बाद उन्होंने अपनी प्यारी पोती के बारे में सुना था। अपनी परी के बारे में सुन उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और संकेत की बाजू पकड़कर टूटे फूटे शब्दों में बहुत ही धीरे से बोले, परी, परी को बचा लो। ये सुन संकेत ने धीरे से उन्हें कहा, आप राजकुमारी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है और नरेंद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वह कहीं जाकर बप्पा जी शांत हुए। तभी संकेत ने फिर कहा, बप्पा जी, राजकुमारी ने आपके लिए एक एंटीडोट भेजा है, इससे आपकी हालत में तेज़ी से सुधार आएगा। मैं अभी आपको एक इंजेक्शन भी देने वाला हूँ, पर ध्यान रखना किसी को भी आप पर डाउट ना हो और आप फिक्र मत कीजिए। अब नरेंद्र की असलियत हम जल्द ही सबके सामने ले आएंगे। फिर उसने बप्पा जी को इंजेक्शन भी लगा दिया और बचे हुए एंटीडोट के इंजेक्शन कहीं सिक्योर जगह पर छिपा दिए। पर फिर कुछ ही देर में वहाँ नरेंद्र का भेजा हुआ डॉक्टर आ गया। वो इधर उधर कुछ देखने की कोशिश करने लगा, पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने इस बारे में संकेत से पूछा। संकेत ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हारी किसी भी वजह से मेरे काम में कोई प्रॉब्लम हुई तो नरेंद्र तुझे छोड़ेगा नहीं। उसकी बात सुन डॉक्टर को लगा कि संकेत जो कुछ भी कर रहा है वो नरेंद्र के कहने पर ही कर रहा है। वो चुपचाप माफ़ी मांग कर वहाँ से चला गया। तभी संकेत ने अपने मन में कहा, आज किस्मत अच्छी थी जो इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगा, पर इस एंटीडोट की स्मेल बहुत ज़्यादा है, मुझे इसे छिपाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। वहीं अहान रायजादा के उत्तराखंड वाले बंगले पर अब तक सुजल और सुदेश पहुंच चुके थे, पर मयूरी अभी तक त्रिपाठी कॉरपोरेशन से वापस नहीं आई थी और अहान भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए बंगले में इस वक्त सिर्फ वही दोनों थे। तभी सुजल ने मयूरी को मैसेज किया और फिर धीरे से बोली, मयूरी के ऑफिस ख़त्म होने का वक्त तो कब का हो चुका है, फिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है। उसकी बात सुन सुदेश ने कहा, तुम अभी भी उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हो? अहान ने कहा था ना कि वो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेज रहा है। सुजल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर से मैसेज टाइप करने लगी। तभी पीछे से सुदेश ने उसके पास आकर उसे प्रपोज कर दिया, पर सुजल ने उसकी बात सीरियसली ही नहीं ली। वो उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही वाला था कि तभी उसके पास एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर वो परेशान होते हुए बोली, मयूरी को कुछ हो गया है, मुझे उसे अभी ढूंढने जाना होगा। सुदेश ने तुरंत कहा, पर हुआ क्या है? उसकी बात सुन सुजल अपने फ़ोन में उसे एक मैसेज दिखाते हुए बोली, मयूरी ने जस्ट अभी मुझे ये मैसेज भेजा है। उसने मुझे बताया कि वो त्रिपाठी कॉरपोरेशन की फैक्ट्री देखने गई थी, पर तभी उसे अचानक किसी ने पकड़ लिया। अब वो मुझे अपनी जान बचाने के लिए बुला रही है, मुझे अभी उसे बचाने के लिए जाना होगा। रास्ते में जाते वक्त मैं मिस्टर हान को भी इन्फॉर्म कर दूंगी।
सुदेश ने उसे रोकते हुए एकदम से कहा, पर सुजल तुम्हारा वहां जाना सेफ नहीं है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी बात सुन सुजल हैरान रह गई, पर उसे तब सुदेश की बात पर यकीन नहीं हुआ और वो मयूरी को बचाने वहां से चली गई। उसे ऐसे जाते देख सुदेश को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे मयूरी के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। वो यही सब सोच रहा था कि तभी वहां किसी का फ़ोन बजने लगा। ये सुजल का फ़ोन था जो वो जल्दबाजी में भूल गई थी। कॉल एक अननोन नंबर से था। जब सुदेश ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से मयूरी की आवाज़ आई, सुजल मैं बोल रही हूँ मयूरी, मेरे असिस्टेंट ने मेरे फ़ोन पर अचानक कॉफ़ी गिरा दी थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस के फ़ोन से कॉल करके पूछ रही हूँ कि वहाँ सब ठीक तो है ना। उसकी बात सुन सुदेश हैरानी से बोला, क्या मयूरी तुम ठीक हो? अगर मयूरी ठीक थी तो सुजल को इस तरह मैसेज करके किसने बुलाया था और क्यों? उसकी बात सुन मयूरी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम्हें ये किसने कहा कि मुझे कुछ हो गया है? मैं तो कब से ऑफिस में ही हूँ। मुझे फैक्ट्री देखने जाना था पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। फिर उसने कुछ देर रुककर कहा, बताओ सुदेश, सुजल कहाँ है और उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है और तुम मेरे बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या सुजल ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे सुदेश? बोलो जल्दी। पर सुदेश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से सुजल को ढूंढने निकल गया। उसके हाथ में अभी भी फ़ोन था। रास्ते में उसने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, हम दोनों के बीच कुछ आर्गूमेंट्स हो रहे थे इसलिए मुझे ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने मुझे त्रिपाठी कारपोरेशन की किसी फैक्ट्री के बारे में कहा था। क्या तुम जानती हो इस फैक्ट्री के बारे में? हाँ, मैं अभी तुम्हें वहाँ की लोकेशन भेज देती हूँ। सुदेश को लोकेशन सेंड करने के बाद वो भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। वो इस वक्त अहान के यहाँ आने का वेट नहीं कर सकती थी। वो समझ गई थी कि किसी ने उसका नाम लेकर सुजल को गुमराह करने की कोशिश की है। इसलिए मयूरी तुरंत एक टैक्सी लेकर फैक्ट्री की तरफ चली गई। फैक्ट्री वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। मयूरी इस वक्त अपने मन में यही प्रार्थना कर रही थी, हे कान्हा जी, प्लीज़ मेरी सुजल का ध्यान रखना। आई होप बस वो ठीक हो। क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए फैक्ट्री में कोई नहीं था। सुजल भी फैक्ट्री के मेन गेट पर ना जाकर पीछे वाले गेट पर गई थी। वो उस जगह को बहुत बारीकी से जानती थी, पर अंदर जाने पर उसे पता लगा कि फैक्ट्री में तो काफ़ी टाइम से कोई काम ही नहीं कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, अगर यहाँ प्रोडक्शन ही बंद है तो मयूरी को यहाँ इंस्पेक्शन के लिए क्यों भेजा जा रहा था? फिर सुजल वही दीवार के पीछे छिप गई। तभी वहाँ किसी के बोलने की आवाज़ आई, अभी तक यहाँ वो सुजल आई क्यों नहीं? अब सुजल को समझ आ गया था। उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, पर तभी वहाँ खड़े आदमियों को पता लग गया और वो उस पर अटैक करने लगे। सुजल भी उनसे लड़ती रही, पर तभी एक आदमी ने उसके पेट पर लात मार दी। प्रेगनेंसी की वजह से लात लगने पर सुजल को बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। उसे खून भी आने लगा था। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि सुदेश सच कह रहा था, वो सच में प्रेग्नेंट थी। वो दर्द में चिल्लाने लगी। वहीं अब तक मयूरी भी फैक्ट्री पहुंच चुकी थी, पर जब उसने देखा कि सुजल पर कोई चाकू से अटैक करने वाला है तो भागकर उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। चाकू लगने की वजह से मयूरी के कंधे पर बहुत गहरा घाव हो गया और उसमें से खून बहने लगा। पर मयूरी को अचानक वहां देख सुजल हैरान रह गई। तभी वहां के भेजे हुए आदमी आ गए जो मयूरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आहान ने उसके पीछे भेजे थे। तभी एक बॉडीगार्ड ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैम आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, इन लोगों से हम निपट लेंगे। मयूरी ने सुजल की फिक्र करते हुए कहा, सुजल तुम ठीक तो हो ना? पर वो उसे संभाल पाती उससे पहले ही सुजल ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी वहाँ बहुत सी कार्स के रुकने की आवाज़ आई। अहान और सुदेश अपनी अपनी कार से बाहर निकले। वहीं जब उन गुंडों ने वहाँ आन के बॉडीगार्ड को देखा तो वो लोग वहीं अंधेरे में छिप गए। अंदर आते ही अहान की रौबदार और कड़क आवाज़ वहाँ गूंजी, इनमें से एक भी आदमी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। उसका ऑर्डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स अपने अपने काम पर लग गए। पर जब अहान ने मयूरी के हाथ पर चोट देखी तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया, पर मयूरी को तो अभी भी सुजल की ही फिक्र थी। अहान देखिए ना, सुजल को क्या हो रहा है, इसका बहुत खून बह रहा है। ये देख सुदेश ने तुरंत सुजल को अपनी बाहों में ले लिया। सुजल अभी भी होश में थी। उसने सुदेश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो। सुदेश ने उसकी नब्ज़ चेक की। उसे इस वक्त उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने सुजल पर अटैक किया था। तभी वहाँ अहान का एक बॉडीगार्ड आकर बोला, सर एक आदमी यहाँ से भाग गया। अहान ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने और सुदेश ने मयूरी और सुजल को अपनी बाहों में ले जाकर कार में बैठा दिया। मयूरी को भी काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गई। अहान उसे भी तुरंत हॉस्पिटल ले गया। जब मयूरी को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया
और तभी उसके कानों में आहान की आवाज़ आई, तुम्हें होश आ गया? कंधे के अलावा तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं लगी ना? उसकी बात सुन मयूरी एक सेकंड के लिए उसे इसी तरह देखती रही, पर तभी उसे सूजल का ख्याल आया और उसने पूछा, आहान सूजल को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। आहान ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, मयूरी घबराओ मत, सूजल भी ठीक है और तुम्हारे पास वाले रूम में ही है। पर अभी तुम मुझसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? सूजल ठीक है? ये सुन मयूरी थोड़ा रिलैक्स हुई, पर जैसे ही उसका ध्यान अपने कंधे पर गया उसे फील हुआ कि वो अपना हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। ये देख मयूरी परेशान होकर आहान को देखने लगी। उसे ऐसे देख आहान ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, क्या तुम्हें अब दोबारा तुम्हारा ध्यान आया है? क्या अब तुम्हें अपने बारे में भी डर लग रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे कंधे पर काफ़ी गहरी चोट आई है और घाव को भरने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। भले ही आहान इस वक्त मयूरी से थोड़ा नाराज़ था, पर अगले ही सेकंड उसने उसे कमर से कस कर पकड़ कर गले लगा लिया। वो उसे पूछना चाहता था कि क्या उसे एक बार फिर उसका और परी का ख्याल नहीं आया, जो वो इतना रिस्क लेकर अकेले ही उस फैक्ट्री में चली गई। पर फिर वो उसे कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उसका चेहरा देखकर मयूरी समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, आहान आई एम सॉरी। मयूरी जानती थी कि आज उसने जो किया उस वजह से आहान उसके लिए बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर वो कुछ सेकंड रुक कर बोली, सूजल बचपन से मेरे साथ ही बड़ी हुई है। उसने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, इसलिए मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं जानती हूँ आहान, मैंने आज आपको बहुत डरा दिया था, पर अगर आज उस आदमी का चाकू मेरी वजह से सूजल को लग जाता और उसे या उसके बच्चे को चोट आ जाती तो। तभी आहान ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। मयूरी उसे सफाई देने लगी तो आहान ने उसे कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ मयूरी। आहान शायद समझ चुका था कि वो मयूरी और सूजल का रिश्ता समझ ही नहीं सकता। अब वो बेवजह ना तो खुद परेशान होना चाहता था और ना ही मयूरी को परेशान करना चाहता था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आहान पक्का ना, आप सच कह रहे हैं ना? आहान ने कहा, हाँ, पर अब तुम रेस्ट करो और ज़्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। मयूरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, ओके, पर आहान अब जब आप नाराज़ नहीं हैं तो चलो हम सूजल से मिलने चलते हैं। उसे तो मुझसे भी ज़्यादा चोट आई है, अगर मैं उससे नहीं मिलूंगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी और उसी की फ़िक्र लगी रहेगी। उसकी बातें सुनकर आहान ने अपने मन में कहा, इस झल्ली को समझाने का या रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सोचकर उसने मयूरी को सहारा देकर बेड से उतरने में हेल्प की और फिर उसे सूजल के रूम में ले जाने लगा। पर जैसे ही मयूरी उसका रूम खोलने लगी तो आहान को लगा कि उसे वहां जाने से पहले मयूरी को सूजल की कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए। उसने धीरे से उसे कहा, सूजल को काफ़ी चोट आई है, पर अब उसकी हालत पहले से बेटर है। पर एक्चुअली उसने अपना बच्चा खो दिया। उसकी ये बात सुनकर मयूरी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे उसकी बातों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, क्या बच्चा खो दिया? आहान आप पागल हो गए हैं क्या? आहान ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ, सूजल 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। गुंडों से लड़ते वक्त उसके पेट पर काफ़ी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए। बोलते हुए उसने मयूरी को गले लगा लिया। पर आहान की बात सुन मयूरी किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी और फिर बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है आहान। सूजल को ये सब इसलिए सहन करना पड़ रहा है क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी। मुझे पहले ही तब समझ जाना चाहिए था। उस असिस्टेंट ने जानबूझकर मेरे फ़ोन पर कॉफ़ी गिराई थी। अगर मैं पहले ही आप सबको इस बारे में बता देती तो ये सब कभी नहीं होता। आहान उसकी हालत नहीं देख पा रहा था। वह उदास आवाज़ में बोला, मयूरी। दरअसल इन सब में मयूरी की कोई गलती नहीं थी और जब उसे असिस्टेंट की हरकत के बारे में थोड़ा अजीब लगा तो उसने तुरंत सूजल को कॉल करके इस बारे में बताने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आहान को भी सूजल के बच्चे के खोने का काफ़ी दुख था। वो जानता था कि सुदेश इस बात से बहुत दुखी होगा। सुदेश किंग ऑफ मेडिसिन होने के बाद भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसे बस ऐसे ही मरते हुए देखता रहा। वो शायद पहले ही ये बात जान चुका था, इसलिए उसे सूजल के हाथ की नब्ज़ चेक करते ही बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा था। पिछली रात मयूरी और सूजल को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद आहान पूरी रात मयूरी का ध्यान रखता रहा और दूसरी तरफ सुदेश सूजल का। कल रात मयूरी दवाइयों की वजह से बेहोश थी, इसलिए आहान ने खुद को जगाए रखने के लिए सिगरेट भी पी थी। इसी दौरान उसके पास सुदेश भी आ गया था, पर वो उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था। आहान ने उसे भी सिगरेट देते हुए कहा, अब सूजल कैसी है? सुदेश ने बताया, वो अभी भी बेहोश है,
पर मयूरी की तबीयत अब कैसी है, क्या मैं उसे चेक करूं? उसकी बात सुनकर अहान बोला, नहीं, अब वो पहले से बेटर है। डॉक्टर ने उसकी चोट पर पट्टी कर दी है, पर क्योंकि हाथ का घाव गहरा है इसलिए उसे भरने में अभी वक्त लगेगा। कुछ देर इसी तरह बात करते रहने के बाद सुदेश वहां से जाने लगा, पर तभी उसे कुछ याद आया। वो अहान की तरफ देखते हुए बोला, जब मयूरी को होश आ जाए तो उसे मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उसने मेरी सुजल की बहुत हेल्प की है। अहान ने भी उससे कहा, हाँ, तुम भी सुजल को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उसी की वजह से मयूरी इतनी सेफ और सिक्योर रहती है। पर उन दोनों का दुश्मन अब एक ही था, जो सुजल को सुदेश से दूर करना चाहता था और मयूरी की भी जान लेना चाहता था, और वो था नरेंद्र त्रिपाठी। कल रात की यही सब बातें सोचते हुए अहान मयूरी के गले लगे हुए था। कुछ देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आया और मयूरी के सिर को बहुत ही प्यार से थपथपाने लगा, जो अभी तक भी उसके गले लगी हुई थी। उसने कहा, मयूरी रिलैक्स, शांत हो जाओ और अपने आंसू साफ कर लो। अगर तुम इसी तरह सुजल के सामने अपने आंसू बहाओगी तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा और वो और भी वीक पड़ जाएंगी। अहान के कहने पर मयूरी ने अपने आंसू तो साफ कर लिए, पर उसकी आंखें अभी भी लाल थी। फिर वो दोनों अंदर चले गए, पर सुजल अभी भी बेहोश थी। सुजल को ग्लूकोज चढ़ा हुआ था और जगह जगह चोट आने की वजह से उसे पट्टियां बंधी हुई थी। सुदेश भी उसके पास ही बैठा था, वह फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। सुदेश ने जब मयूरी को वहां देखा तो वह उसके पास जाने लगा, पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मयूरी को लगा जैसे वह उसे सुजल की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और उसे भला बुरा कहेगा। पर सुदेश ने पास ही रखे एक मेडिकल बॉक्स से दवा निकाली और मयूरी को देते हुए बोला, जब तुम्हारा घाव भर जाए तो इसे लगा लेना, वहाँ चोट का कोई निशान नहीं रहेगा। पर मयूरी को तो अभी भी सुजल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वो खुद को ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी। उसने कहा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए सुजल आज। सुदेश ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुजल ने पहले ही सुदेश को बता दिया था कि वो मयूरी की सीक्रेट गार्ड है और उसकी लाइफ सिर्फ मयूरी के लिए है, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। इसलिए सुदेश इस बात के लिए उसे कैसे ब्लेम कर सकता था। हालांकि जब सुजल को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गई थी और उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। पर अगर सुदेश ने ये सब पहले ही उसे बता दिया होता तो सुजल उसकी बात पहले ही मान जाती, इसलिए वो अब इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। वहीं मयूरी ने तो आज सुजल की जान बचाने के लिए अपनी ही जान जोखिम में डाल दी थी, और अब जाकर उसे सुजल की कही उन बातों पर यकीन हुआ कि मयूरी ही उसकी फैमिली है। यही सब सोचने के बाद वो सुजल के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सुजल ने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं खोया बल्कि उसे बहुत सारी चोटें भी आई हैं, इसलिए उसे इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। इसलिए मयूरी, तुम्हें उससे बात करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अहान और मयूरी भी इस बात को समझते थे, इसलिए जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगे सुदेश अचानक बोला, मैंने अग्रसेन त्रिपाठी यानी तुम्हारे छोटे दादाजी से मिलने के लिए किंग ऑफ मेडिसिन के नाम से अपॉइंटमेंट ले ली है। सुजल के होश में आते ही हम उनसे मिलने चलेंगे। उसकी बात सुन मयूरी उसे हैरान होकर देखने लगी। सुदेश उसे पहले काफ़ी बार कह चुका था कि उसे त्रिपाठी फैमिली के मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ सुजल के कहने पर उनकी हेल्प कर रहा है। पर फिर आज वो खुद छोटे दादा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों लेना चाहता था? सुदेश ने जब मयूरी का हैरान चेहरा देखा तो उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मयूरी, जिस इंसान ने मेरी सुजल पर अटैक करने मेरे बच्चे की जान ली है उसे तो अब मैं भी नहीं छोड़ने वाला। उसकी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूँगा। बस वही त्रिपाठी मैंसन में नरेंद्र स्टडी रूम में गुस्से से चीज़ें फेंक रहा था। उसके पास एक आदमी ब्लैक यूनिफॉर्म में खड़ा उसकी सभी बातें सुन रहा था। नरेंद्र उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम सब कचरा हो, कचरा। तुम लोग इतने सारे होने के बाद भी उस एक लड़की को संभाल नहीं पाए। नरेंद्र ने सारी चाल इसलिए चली थी ताकि वो सुजल को मारकर उसका सारा ब्लेम मयूरी पर डाल दे और फिर सुदेश को उसके खिलाफ कर दे। वो सुदेश को ये यकीन दिलाना चाहता था कि सुजल की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो मयूरी को बचाने फैक्ट्री गई। हालांकि नरेंद्र को ये बात पता नहीं थी कि सुजल प्रेग्नेंट थी। सुदेश अब अपने बच्चे की मौत का बदला लिए शांत नहीं बैठ सकता था। अब नरेंद्र को अहान और मयूरी के साथ डेविल का भी सामना करना था। यहाँ तक कि अहान के आदमियों ने नरेंद्र के आदमियों को पुलिस के पास भी भेज दिया था। अगर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पर उसके बारे में सबको पता लग गया तो उसका तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता। तभी नरेंद्र ने उसे ब्लैक यूनिफॉर्म वाले आदमी से कहा, अब क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लग गया है जो तुम चुप हो? ये आदमी नरेंद्र का भरोसेमंद इंसान और राइट हैंड था
और उसका सीक्रेट गार्ड भी, उसका नाम शाका था। इसी ने सभी गुंडों को फैक्ट्री में बुलाया था। पर जब आहान और सुदेश वहां पहुंचे तो शाका तुरंत नरेंद्र त्रिपाठी को इन्फॉर्म करने यहाँ आ गया था। उसने नरेंद्र को गुस्से में देखकर कहा, अभी तक किसी को भी असली मास्टरमाइंड यानी आपके बारे में नहीं पता है, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो लोग आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बता पाएंगे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र बोला, मेरा नाम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए और उस डेविल पर नज़र रखो और सुजल की हालत के बारे में भी मुझे सारी अपडेट मिलती रहनी चाहिए। पर वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और उसका असिस्टेंट घबराते हुए वहां आकर बोला, सर मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि डेविल छोटे छोटे दादा से किंग ऑफ मेडिसिन बनकर मिलने वाला है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र हैरान हो गया। अब तक डेविल भले ही मयूरी की हेल्प कर रहा था पर वो पूरी तरह नरेंद्र के खिलाफ नहीं था, पर अब उसका छोटे दादा से मिलने का यही मतलब था कि वो मयूरी का पूरी तरह से साथ देना चाहता था। नरेंद्र ने गुस्से से शाखा को देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, पर अब तो डेविल मयूरी का साथ देने के लिए ओपनली मुझसे लड़ने आ गया है। शाखा बोला, बॉस मैं सिर्फ अपने आदमियों को कुछ भी बोलने से रोक सकता हूँ, पर हान रायजादा और डेविल कोई बेवकूफ़ नहीं जिसे आपके बारे में पता ना हो। उन्हें ऑलरेडी पता लग गया है कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड आप ही हैं, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। तभी नरेंद्र ने सोचते हुए कुछ कहा, डेविल की फैमिली बहुत पावरफुल है और अहान रायजादा तो पहले ही पावरफुल है ही। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता, और अगर डेविल ने बप्पा जी के बारे में छोटे दादा को बता दिया तो। उसकी बात सुनकर शाका ने स्माइल करते हुए कहा, तो क्या हुआ बॉस, अगर ये सच उसने छोटे दादा को बता भी दिया तो आप ये सारा ब्लेम संकेत पर डाल देना। वैसे भी वही तो पप्पा जी का इतने वक्त से ध्यान रख रहा है। ये सुनकर नरेंद्र की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, और वैसे भी मुझे लगता है वो संकेत भी उस मयूरी के साथ मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल में सुजल को होश आया और उसे अपने बच्चे के बारे में पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी। तभी संकेत भी वहां आ गया। सुजल को रोते देखकर संकेत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सुदेश पर हाथ उठाते हुए कहा, अगर सुजल और उसके बच्चे को संभाल नहीं सकते थे तो उसके करीब क्यों आए। इतना कहकर वो उसे मारने लगा। सुदेश भी उसके हाथ तेज आवाज़ में बात कर रहा था। उन दोनों के झगड़े के आवाज़ सुनकर अहान और मयूरी भी उस रूम में आ गए, पर जैसे ही मयूरी ने देखा कि सुजल को होश आ गया है तो उसने सुदेश और संकेत की तरफ देखा तक नहीं, सीधा सुजल के पास जाकर बोली, सुजल अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पर वो कुछ कहते उससे पहले ही मयूरी खुद ही बोलने लगी, सुजल तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी चोट भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी संकेत ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में भी डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, तुम्हारे हाथ का घाव भी बहुत गहरा है और अगर तुमने ठीक से रेस्ट नहीं किया तो तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसने एक चेयर पर उसकी तरफ बढ़ाई और उस पर बैठने को कहा। मयूरी ने सुजल के करीब जाकर धीरे से कहा, सुजल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि संकेत तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करता है। क्या तुम दोनों की आपस में कुछ ज़्यादा ही बनती है। पर सुजल तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही उसने आज तक संकेत से कभी ज़्यादा बात की थी। जब वो मयूरी को उससे और संकेत से जुड़ी बातें बताने लगी तो उसकी नज़र सामने खड़े आहान पर चली गई। उसे देख उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी और आहान को जब सुजल के वार्ड से किसी के झगड़ने की आवाज़ आई तो तुरंत वहां गए, पर वहां जैसे ही मयूरी ने सुजल को होश में देखा तो वो तुरंत उसके पास जाकर उसके बारे में पूछने लगी। सुजल उसे उसके और संकेत के बारे में कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र आहान पर पड़ गई और वो चुप हो गई। मयूरी उसके माथे पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से बोली, अब कैसी तबीयत है, अभी भी पेन हो रहा है। जैसे ही सुजल ने उसकी बात सुनी उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसके दिमाग में अभी भी अपने बच्चे का ही ख्याल आ रहा था। फिर सुजल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद इस बारे में कल ही पता चला था। मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुदेश के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। कहते कहते वह रुक गई, पर उसकी बात सुनते ही मयूरी सुदेश को गुस्से से देखने लगी। वो समझ चुकी थी कि सुदेश ने सुजल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। वो इस वक्त सुदेश को ऐसे देख रही थी
जैसे वो कोई जंगली जानवर हो। पर जब सुदेश ने मयूरी और सुजल की बात सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। वो अपने मन में बोला, मेरी लाइफ में ये संकेत क्या कम था जो अब ये मयूरी भी मुझे परेशान करने आ गई। पर मयूरी को सुदेश के चेहरे पर अपने किए का पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने पहले भले ही सुजल को परेशान करने के लिए वो सब किया था, पर अब वो उसे दिल से पसंद करता था। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद मयूरी सुजल की तरफ देखते हुए बोली, सुजल, मैं जानती हूँ कि मैं जो तुम्हें अब कहने जा रही हूँ उसके लिए ये वक्त सही नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम भी इस बात को बेहतर समझती हो। अगर तुम सच में किसी को पसंद करती हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस बारे में कंफ्यूज्ड हो तो अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा कि तुम सुदेश को पसंद करती हो या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन तब हो जब सुदेश तुमसे बहुत दूर चला जाए, क्योंकि उसके बाद तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी और तुम्हारे मन में हमेशा के लिए गिल्ट रह जाएगा। मयूरी ये बात जानती थी कि सुजल ऑलरेडी सुदेश को मन ही मन में एक्सेप्ट कर चुकी है, इसलिए उसने सुदेश के बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। सुजल को बहुत छोटी एज में ही सीक्रेट गार्ड की ट्रेनिंग दे दी गई थी। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि उसे हमेशा अपने फ़र्ज को सबसे आगे रखना है। यहाँ तक कि मयूरी को प्रोटेक्ट करते करते वो ये तक भी भूल चुकी थी कि उसकी अपनी भी एक लाइफ है। तभी मयूरी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, सुजल, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसकी बात सुनकर सुजल हैरान होकर उसे देखने लगी, पर जैसे ही उसकी नज़र सुदेश से मिली वो अचानक बोल पड़ी, नरेंद्र का मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है और ना ही अभी तक पप्पा जी की तबीयत ठीक हुई है। तभी अचानक से संकेत ने कहा, वैसे आप सबसे मिलने के अलावा मेरे यहाँ आने की एक और वजह है। मैंने पप्पा जी को एंटीडोट का इंजेक्शन दे दिया है और मुझे उसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पप्पा जी पहले से ज़्यादा देर तक होश में रह पाते हैं। लेकिन एक बात बहुत अजीब है, उनके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही। उन्हें बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बस इस बात की फ़िक्र हो रही है कि कहीं उस एंटीडोट का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसकी बात सुनकर सुजल ने तुरंत सुदेश की तरफ देखते हुए कहा, क्या साइड इफ़ेक्ट? क्योंकि सुदेश ने ही पप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बनाया था, इसलिए उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में उससे अच्छा और कौन जान सकता था। पर सुदेश को भी उस एंटीडोट के साइड इफ़ेक्ट का पता लगाने के लिए पप्पा जी को चेक करने की ज़रूरत थी। पर छोटे दादा ने अभी तक पप्पा जी से मिलने की परमिशन किसी को नहीं दी थी। तभी संकेत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम पप्पा जी को बाहर लाकर तुमसे चेक करवा सके, या फिर तुम ही चुपचाप छोटे दादा के बंगले पर जाकर उन्हें देख सको। तो ये सुनकर सुदेश ने नाराज़ होते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई चोर उचक्का हूँ क्या जो छिपकर किसी के भी घर में चला जाऊंगा? फिर वो सुजल के पास आया और बोला, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ सुजल। सुजल ने परेशान होते हुए कहा, सुदेश। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुदेश ने उसे परेशान होते देखकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पप्पा जी की तबीयत की बहुत फिक्र हो रही है, पर ट्रस्ट मी, जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हारे साथ पप्पा जी से मिलने जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि उनके साइड इफ़ेक्ट वाला मैटर जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। ओके। पर उसकी बात सुनकर मयूरी की तरफ सुजल भी दंग रह गई, क्योंकि सुदेश तो त्रिपाठी फैमिली के मैटर से दूर ही रहता था, पर आज वो खुद पप्पा जी से मिलने जाने की बात कर रहा था। सुजल को इस तरह हैरान देखकर सुदेश ने अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है सुजल, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। पर इससे पहले कि सुजल उसे कुछ और कहती, सुदेश ने ही तुरंत कहा, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए सुजल, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो हम बाद में बात करेंगे। कहते हुए उसने संकेत की तरफ देखा और कहा, गुड बाय एंड टेक केयर मिस्टर संकेत। मयूरी और अहान भी ये बात अच्छे से समझते थे कि सुजल को अभी में सच में आराम की ज़रूरत थी, इसलिए मयूरी बाहर जाते वक्त संकेत को भी अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। पर पता नहीं क्यों जब उसने संकेत के चेहरे को देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे वो यहाँ से अभी नहीं जाना चाहता, वो बस सुजल को ही देखे जा रहा था। तभी मयूरी ने उसे कहा, संकेत। उसकी बात सुनकर संकेत ने तुरंत मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, हमें सुजल को इस आदमी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये इसकी केयर नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर सुदेश ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, तुम्हें बात करने का ज़रा भी तरीका नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं अभी तुम्हें सिखा देता हूँ। इतना कहकर वो संकेत की तरफ बढ़ने लगा। तभी संकेत ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? उन दोनों को इस तरह झगड़ते देखकर मयूरी 2 कदम पीछे हट गई और फिर आहन के करीब जाकर धीमी आवाज़ में उससे मजाक करते हुए बोली, आपको क्या लगता है आहन
क्या संकेत को भी सुजल में इंटरेस्ट है? मुझे अब क्या करना चाहिए? अब मुझ जैसी 60 साल की लड़की की माँ को ये सोचना पड़ रहा है कि मैं अपनी बेटी सुजल के लिए कौन सा दामाद चुनूं, संकेत जैसा वफादार या सुदेश जैसा किंग ऑफ मेडिसिन। दरअसल जब मयूरी पहले भी सुजल की इतनी फिक्र कर रही थी तो अहान ने उसे छेड़ने के लिए ये कहा था कि वो सुजल की बिल्कुल उसकी माँ की जैसे फिक्र करती है। इसलिए मयूरी भी थोड़ा उसी वे में एक्टिंग करते हुए अहान से ये सब कह रही थी। अहान भी इस वक्त वहाँ हो रही इस अजीब सी आर्ग्यूमेंट से शॉक्ड था। वैसे देखा जाए तो पप्पा जी ने मयूरी के लिए संकेत को चूज़ किया था, तो उस हिसाब से तो संकेत को मयूरी की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त मयूरी को भी काफ़ी चोट आई थी। पर उसने तो एक बार भी अहान को मयूरी का ध्यान ना रख पाने के लिए कुछ भी नहीं कहा था, जबकि वो सुदेश को बार बार सुजल की ऐसी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहा था। संकेत के बात करने के स्टाइल से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने के लिए फिक्र कर रहा हो, इसलिए हो सकता था कि वो दोनों भाई बहन हो। जैसे ही आहान के माइंड में ये बात आई, वो अजीब तरह से संकेत को देखने लगा। आहान को ये भी याद था कि मयूरी ने एक बार उसे सुजल के फ़ोटो एल्बम में उसके भाई की फ़ोटो भी दिखाई थी, पर माही ने तो उन्हें बताया था कि सुजल का भाई तो बचपन में ही मर चुका था। तो फिर संकेत सुजल का भाई कैसे हो सकता था? जब मयूरी को अपनी कही बात का आहान से कोई जवाब नहीं मिला तो वो फिर मजाक करते हुए उसकी शर्ट को खींच कर बोली, आहान, अब इतनी सी बात को बताने के लिए इतना वक्त भी मत लीजिए। एक लड़की की माँ इस वक्त धर्म संकट में फंसी है। पर जब मयूरी ने देखा कि आहान लगातार संकेत को ही देखते जा रहा है तो वो फिर बोली, क्या आपको ये लगता है कि मुझे संकेत को सपोर्ट करना चाहिए? पर क्या ये मेरी सुजल के लिए ठीक रहेगा? पर मैं तो ऑलरेडी सुदेश को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उसे सुजल से मिलवाने में हेल्प करूँगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं चला कि संकेत भी सुजल को पसंद करता है। हे कान्हा जी, अब मुझ अकेली लड़की पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे तो अभी इसके अलावा अपनी परी के बारे में भी सोचना है, उसे बड़ा करना है और उसके फ्यूचर के बारे में भी ये सब सोचना है। सच में एक माँ को कितनी फिक्र रहती है ना। मयूरी को इतनी देर तक लगातार बड़बड़ाते हुए देखकर आहान ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और फिर कहा, अरे यार मयूरी, तुम पहले ये बड़बड़ाना बंद करो। और तुम्हें अभी से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की इतनी फिक्र हो गई? अरे वो अभी तक 4 साल की हुई है। पर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर फ्यूचर में या अभी किसी भी लड़के ने मेरी बेटी के लिए कुछ भी गलत करने का या ऐसा वैसा करने का सोचा भी तो मैं उस लड़के की टांगें तोड़ दूंगा। फिर आहान राजादा उस लड़के को छोड़ेगा नहीं। आहान मयूरी को तो कह रहा था कि वो परी के लिए इतने आगे का ना सोचे, पर मयूरी को समझाते समझाते वो खुद ही परी के लिए इतने आगे की सोचने लगा था। यहाँ तक कि उसने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो परी को परेशान करने वाले लड़के के साथ क्या करेगा। वहीं सुजल ने जब संकेत और सुदेश को एक बार फिर से बहस करते हुए देखा तो वह उठकर बैठ गई और बोली, आखिर तुम दोनों बार बार झगड़ा क्यों करने लगते हो? इस पर सुदेश बोला, तुम ये बात ही संकेत से पूछो, इसी का दिमाग खराब है, इसलिए बार बार मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख जब मयूरी उन्हें शांत कराने के लिए आगे बढ़ने लगी तो आहान ने उसे पीछे खींच लिया और धीरे से उसके करीब जाकर बोला, वैसे तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था ना कि सुदेश ने सुजल का फ़ायदा उठाया है, तो फिर क्या तुम अब उसे आराम से पिटते हुए नहीं देखना चाहती? आहान की बात सुन मयूरी ने हैरान होकर धीरे से कहा, क्या आप सुदेश की बात कर रहे हैं? रहने दीजिए, आपने शायद सुदेश को देखा नहीं है, आपको पता भी हो कितना पावरफुल है, संकेत तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। तब आहान ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, पर मुझे तो लग रहा है कि आज तो सुदेश गया काम से। पर तभी अचानक संकेत का फ़ोन रिंग करने लगा। कुछ सेकंड फ़ोन बजने के बाद वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, पप्पा जी जग गए हैं, मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। अगर कोई और बात होगी तो मैं तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। पर जैसे ही संकेत वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, सुदेश ने तुरंत सुजल के करीब जाकर कहा, सुजल देखा तुमने, ये इंसान मुझसे जलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तो ये मुझसे बार बार लड़ने की कोशिश करता है। देखो इसने मार मार कर मेरे चेहरे को कितना खराब कर दिया है। जैसे ही संकेत ने सुदेश की बात सुनी वो चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखने लगा जैसे बम अभी उसकी जान ले लेगा। मयूरी भी लगातार संकेत को ही देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है। तभी उसके कानों में आहान की आवाज़ आई, अब तुम कब तक उसे ऐसे ही दिखती रहोगी? वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, संकेत मुझे नहीं सुजल को पसंद करता है और आप मेरे बारे में गलत समझे।
उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि जिस तरह वो पप्पा जी का ख्याल रखता है मुझे उसकी तारीफ करने का मन करता है, पर आप पता नहीं क्यों बिना बात ही हर किसी से जलने लगते हैं। तब आहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, इसलिए मैं किसी भी हैंडसम लड़के को तुम्हारे आसपास देखते ही डर जाता हूँ। इतना कहकर वो मयूरी को खींचकर उसके रूम में ले गया ताकि वो आराम कर सके। सबके जाने के बाद सुदेश ने सुजल को दवाई देकर सुला दिया, पर उसे नींद में भी अपने बच्चे के लिए बोलता देख सुदेश को गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को शांत किया और सुजल का सिर हिलाते हुए बोला, सुजल फिक्र मत करो, जिन लोगों ने हमसे हमारा बच्चा छीना है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सुदेश भी वहीं उसके साइड में ही सो गया। जब सुजल जगी तो वहां अपने बेड पर सुदेश को देखकर हैरान हो गई। उसकी शर्ट के बटन भी खुले थे। उसने तुरंत गुस्से से कहा, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुन सुदेश भी जग गया। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, थकान की वजह से मेरी आंख लग गई थी, पर कहीं नींद में तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? सुजल बोली, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रही थी। हाँ तो तुम तो नींद में थी ना, तुम्हें क्या पता तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, और मेरी तो शर्ट के बटन भी खुले हुए हैं। इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ और कौन है? क्या सोते सोते मैं खुद ही अपने कपड़े निकाल लूँगा? ये सब सुन सुजल नाराज़ होते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मैं मयूरी के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ, अब तुम यहाँ आराम से सो जाओ। सुदेश भी बड़ी बेपरवाही से बोला, बिल्कुल शौक से जाओ, पर जहाँ तक मुझे पता है वहाँ मयूरी के बेड पर आहान बैठा होगा और प्यार से उसे खाना खिला रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच इस वक्त कुछ ऐसा वैसा। खैर मुझे क्या, अगर तुम्हें दो लोगों के बीच कबाब में हड्डी बनने का शौक है तो तुम वहाँ जा सकती हो। पर सुजल वहां से खड़ी होकर धीरे धीरे मयूरी के रूम की ओर जाने लगी। सुदेश ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि वो भी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए यही सब कह रहा था। फिर वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे सहारा देकर उसे मयूरी के रूम की तरफ ले जाने लगा। पर जैसे ही सुजल ने मयूरी का दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की तो सुदेश ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना वो दोनों इस वक्त साथ में हैं, तुम दरवाज़ा नॉक करके उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? इतना कह उसने मयूरी के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया, जिसमें से वो दोनों अंदर क्या हो रहा है ये अच्छे से देख पा रहे थे। वहाँ अंदर आहान मयूरी के बेड पर बैठा उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहा था। वो मयूरी की हर बात का ध्यान रख रहा था। वो उसे खाना खिलाते हुए कह रहा था, मयूरी बस थोड़ा सा और खा लो, इतना कम खाओगी तो तुम्हारे शरीर को तुम्हारे घाव भरने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी? वहीं मयूरी उसे बोल रही थी, नहीं आहान, मुझे अब और नहीं खाना, मेरा पेट भर चुका है। अच्छा बस ये लास्ट बाइट और खा लो। खाना हो जाने के बाद आहान ने प्यार से एक टॉवल लेकर मयूरी का मुंह साफ किया और फिर उसे बात करने लगा, पर तभी अचानक से उसने उसके होंठों पर किस कर दी। ये देख मयूरी शर्मा गई और बोली, आहान हम हॉस्पिटल में हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा हूँ और तुम्हें किस करने का मुझे पूरा हक है। जैसे ही बाहर खड़ी सुजल ने यह सब देखा वो शर्मा गई। उसे ऐसे शर्माते देख सुदेश ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ यही सब हो रहा होगा। तब सुजल भी बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मयूरी और आहान की शादी हो चुकी है, और अगर वो मयूरी का ध्यान रख भी रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। मयूरी और आहान का रोमांस देखने के बाद सुजल ने उनका रूम बंद किया और सुदेश को खींचकर वहाँ से ले गई। अपने रूम में आने के बाद उसने जब सुदेश को अपनी शर्ट के बटन बंद करने को कहा तो उसने अपनी डेविल वाली स्माइल के साथ कहा, हाँ तो तुमने ही तो मेरी ऐसी हालत की है, और अब मुझे भी क्या पता कि तुम मुझे वापस शर्ट में देखना चाहती हो या फिर। ये सुन सुजल शर्मा गई। जब सुदेश ने उससे खाने की बात कही तो सुजल के माइंड में तो वही आहान और मयूरी के खाना खाते वक्त किस वाला सीन घूमने लगा। इसलिए उसने सुदेश की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या खाने की रट लगाए जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम्हें मिस्टर आहान की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुदेश भी झट से बोला, ये तुम क्या कह रही हो सुजल? मैं तो नॉर्मली तुमसे खाना खाने की बात कह रहा हूँ। मुझे लगा तुम्हें भूख लग रही होगी इसलिए पूछ लिया, पर तुम्हें दिमाग में तो ना जाने इस वक्त क्या ही चल रहा है। उसकी बात सुन सुजल शर्मा गई। वही सुदेश भी उसे ऐसे देख स्माइल करने लगा। फिर वह सुजल के लिए मयूरी के रूम में जाकर एक खाने का टिफ़िन ले आया, जो आहान के बंगले से मयूरी और सुजल के लिए भेजे गए थे। ये देख सुजल बोली, तुम कितने बेशर्म हो सुदेश, तुम्हें अभी मयूरी के रूम में नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है ना इस वक्त आहान और मयूरी दोनों साथ में हैं। सुदेश ने अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, तो क्या हुआ,
वो कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी ना कर रहे थे जो मैं उनके रूम में नहीं जा सकता। वैसे भी मैंने उन्हें कुछ करने से थोड़ी ना रोका है। उसके बाद सुदेश उसे खाना खिलाने लगा। खाते खाते सुजल ने उसे अपने डिस्चार्ज के बारे में पूछा तो सुदेश ने मना कर दिया। फिर सुजल ने पप्पा जी के बारे में पूछा तो सुदेश ने कहा, अरे वो संकेत तो मुझसे जलता है, इसलिए मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। और वो जिस साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा है वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, उसे पप्पा जी को कुछ नहीं होने वाला। तभी उसने आगे कहा, वैसे इस वक्त मैं और अहान दोनों ही बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। वो भी मयूरी को खाना खिला रहा है और मैं यहाँ तुम्हें, पर वो तो मयूरी को किस भी कर लेता है। और ये सुन सुजल ने उसे घूर कर देखा, पर फिर कुछ देर बाद वो अचानक बोली, सुदेश मुझे पप्पा जी से मिलना है। सुदेश को तो जैसे मौका मिल गया था। उसने तुरंत कहा, पहले एक किस दो, फिर मैं तुम्हें कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दूंगा। उसकी बात सुन सुजल ने उसे किस कर दिया। तभी सुदेश ने खुश होते हुए कहा, ये मैं शर्त जीत गया। सुजल हैरानी से उसे देख रही थी। तभी सुदेश उससे बोला, अरे हान ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने मुझे खुद से किस किया तो वो मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेगा। तो अब हम उसी न्यू कार में यहाँ से घर जाएंगे। सुदेश बिल्कुल सच कह रहा था। अगले दिन वो सच में हॉस्पिटल के बाहर एक ब्रांड न्यू कार के साथ सुजल का वेट कर रहा था। तभी सुजल हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे आहान और मयूरी भी आ गए। आहान को देखते ही सुदेश तुरंत उसके पास जाकर बोला, मिस्टर हान रायजादा, आपका इतना खर्चा करवाने के लिए आई एम सो सॉरी, पर कार सच में बहुत बढ़िया है। जैसे ही सुजल ने उसकी बात सुनी वो आहान और मयूरी से नज़र चुराने लगी। भले ही उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा था, पर उनकी आंखों में सुजल के लिए एक सवाल जरूर था, सुजल तुम सुदेश को किस करने के लिए मान कैसे गई? पर उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कार में बैठ गई। उसके बाद आहान और मयूरी भी अपनी ब्लैक लग्जरियस कार में बैठ गए और फिर वो सब छोटे दादा के बंगले की तरफ निकल गए। इस बार सुदेश छोटे दादा के पास किंग ऑफ मेडिसिन बनकर जा रहा था, तो मयूरी और आहान उसे सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। छोटे दादा के बंगले के बाहर एंट्रेंस पर ही कार को रोक दिया गया था। छोटे दादा भी सुबह से ही किंग ऑफ मेडिसिन के आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुदेश को देखा वो उनसे मिलने आगे आए और बोले, ये तो किस्मत की बात है कि किंग ऑफ मेडिसिन हमसे मिलने आए हैं, प्लीज़ अंदर आइए। तभी उसने कहा, रुकिए, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि सुजल भी मेरे साथ यहाँ आई है। छोटे दादा उसे देखकर हैरान रह गए थे। सुदेश ने सुजल के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये मेरी फियांसे है, सुजल भट्ट, आप तो इसे जानते ही होंगे। ये सुन तो छोटे दादा के साथ खुद सुजल भी हैरान रह गई। उसने सुदेश की कमर पर चिमटी काटते हुए धीरे से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? पर सुदेश ने उसे चुप करवाकर उसके करीब जाकर कहा, अगर तुम पप्पा जी से मिलना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे करने दो। आज मैं भी यहाँ अपने बच्चे का बदला लेने ही आया हूँ। क्योंकि सुजल मयूरी की सिक्योरिटी गार्ड थी तो छोटे दादा सुजल को भी पप्पा जी से नहीं मिलने दे सकते थे। उन्होंने मयूरी और नरेंद्र दोनों को ही पप्पा जी से कुछ दिन तक ना मिलने को कहा था। सुदेश की बात सुन छोटे दादा ने फिर उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों अब उनके गेस्ट थे। पर फिर उनकी नज़र उनके पीछे से आते हुए आहान और मयूरी पर भी गई। जब उन्होंने मयूरी के कंधे पर पट्टी बंधी हुई देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो बोले, मुझे पता लगा कि तुम पर किसी ने अटैक किया था और तुम काफ़ी जगह से चोटिल भी हुई हो, पर पहले जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि ये बस एक अफवाह है, पर तुम्हें तो सच में बहुत गहरी चोट आई है। उनकी बात सुन मयूरी बोली, छोटे दादू आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से सुजल पर भी हमला हुआ था और अफसोस इस अटैक में सुजल और किंग ऑफ मेडिसिन को अपना बच्चा खोना पड़ा। सुजल का मुझ पर यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं और हान भी यहाँ इन दोनों का साथ देने ही आए हैं। छोटे दादा मयूरी की बात समझ गए थे कि वो सुजल और किंग ऑफ मेडिसिन की बातों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर वो सभी लोग लिविंग रूम में आ गए। वहाँ आलीशान काउच पर डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता और फ्रूट्स रखे हुए थे। सुदेश भी आराम से काउच पर बैठ गया और सुजल को ग्रेप्स खिलाते हुए बोला, सुजल ये खाओगी? सुजल उसकी बात सुन आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। फिर उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे पसंद नहीं। आज तक सुजल हमेशा मयूरी की सीक्रेट गार्ड बनकर ही रहती थी, पर आज जब वो ऐसे सबके सामने आई तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। पर जब वो सभी चीज़ों के लिए सुदेश को मना करने लगी तो सुदेश ने नाराज़ होते हुए कहा, यहाँ पर ये कैसी अरेंजमेंट की गई है? मेरी फियोंसे को कुछ भी पसंद नहीं आया। लगता है पप्पा जी के बीमार पड़ने की वजह से त्रिपाठी फैमिली की शान कुछ फीकी पड़ गई है। उसकी बात सुन सभी लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि हान और मयूरी भी उसकी इस हरकत से हैरान थे। भले ही सुदेश की बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, पर छोटे दादा उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ गए।
उनकी बात सुन छोटे दादा ने सर्वेंट से कहकर उन दोनों के लिए उनकी पसंद का खाना लाने को कहा। फिर वो काउच पर बैठकर सुदेश की तरफ देखते हुए बोले, आपकी और हमारी फैमिली के बीच बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है। हालांकि पिछले कुछ सालों से दोनों परिवारों के बीच कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि किंग ऑफ मेडिसिन यहाँ किस वजह से आए हैं? इस पर सुदेश बोला, मिस्टर अग्रसेन त्रिपाठी, आप जैसे स्मार्ट लोगों से बात करना काफ़ी इजी होता है। मैं यहाँ अपना हिसाब पूरा करने आया हूँ। आप लोगों पर मेरी तरफ से एक ज़िंदगी उधार है। पर इससे पहले कि छोटे दादा कुछ और कह पाते, वो फिर बोला, पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जिस इंसान से मुझे ये हिसाब बराबर करना है वो इस वक्त यहाँ नहीं है। पर तभी एक नौकर ने आकर कहा, मालिक सुमित साहब आए हैं। उसकी बात सुन सुदेश ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पर इससे पहले कि छोटे दादा कुछ समझ पाते, नरेंद्र वहाँ आ गया। वो अभी भी बिल्कुल सुमित बनने की एक्टिंग ही कर रहा था, पर जब उसने वहाँ सुदेश और सूजल को देखा, उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखाई देने लगी। तभी छोटे दादा बोले, तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी बात सुन वो स्माइल करने लगा और अहान और मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मयूरी यहाँ अपने साथ इतने सारे लोगों को लाई है, इसलिए मुझे लगा कि ये यहाँ कोई नई चाल चलने की कोशिश न करे। और फिर पप्पा जी भी तो यहीं पर हैं। पर इससे पहले कि उसकी बात पर छोटे दादा कुछ बोलते, मयूरी जोर से हंस दी। फिर उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मुझे लगता है इनके दिमाग पर कोई गहरा असर हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज यहाँ अपने किसी काम से नहीं आई हूँ, बल्कि सिर्फ अपनी दोस्त के साथ आई हूँ। आज के यहाँ के गेस्ट तो मिस्टर डेविल और उनकी फियोंसे सूजल है। मयूरी अपनी बात से नरेंद्र को ये बताना चाहती थी कि उसे उसकी गंदी साजिश का पता लग गया है। भले ही उसके पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है, पर यह बात सबको पता है कि उस पर हुए अटैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे ही होने वाला था। वहीं जब नरेंद्र ने उसके मुंह से ये सुना कि सूजल डेविल के फियोंसे है, तो वो एकदम हैरान रह गया, पर उसने ये हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। नरेंद्र का तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था जब तक उसे कोई गुस्सा ना दिला दे। तभी नरेंद्र ने शांत होते हुए कहा, अगर कोई यहाँ गेस्ट बनकर आया है तो त्रिपाठी फैमिली उसकी मेहमान नवाजी जरूर करेगा। पर अचानक किंग ऑफ मेडिसिन यहाँ कैसे आ गए? जहाँ तक मुझे पता है आप इस शहर में काफ़ी दिनों से हैं और मिस्टर राजादा के बंगले पर ही रुके हुए हैं। उसकी बात सुन डेविल ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या मेरा यहाँ आना मिस्टर त्रिपाठी को पसंद नहीं आया? इतना कहकर डेविल टेबल पर रखा चाय का कप उठाकर आराम से पीने लगा। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर नरेंद्र थोड़ा नाराज हो गया और गुस्से में बोला, डेविल ये मत भूलो कि अभी तुम कहाँ बैठे हो, क्योंकि जहाँ तुम अभी बैठे हो वो त्रिपाठी फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम्हारा इतना एटीट्यूड दिखाना अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन डेविल ने भी कहा, वाह मिस्टर त्रिपाठी, आपका गुस्सा भी कमाल है। मुझे तो आपको गुस्से में देखकर डर लग रहा है। कहते हुए उसने छोटे दादा की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अग्रसेन, मेरे फियोंसे पर 2 दिन पहले किसी ने अटैक किया और अब कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उनका कहना है कि इस शहर पर सिर्फ त्रिपाठी फैमिली का ही राज चलता है। अब आप ही बताइए, अगर किसी ने मुझे यहाँ इस शहर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या त्रिपाठी फैमिली मेरी हेल्प करेगी? इस वक्त डेविल बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देख नरेंद्र थोड़ा नरम पड़ गया और बोला, ये क्या बकवास बात है? इन सब का मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। ये सुन डेविल जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मुझे डर है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर मैंने ये कब कहा कि ये सब आपने किया है? आप सारा ब्लेम अपने ऊपर डालने की जल्दी में क्यों रहते हैं? तभी मयूरी बोली, छोटे दादू, मिस्टर डेविल बिल्कुल सच कह रहे हैं। सूजल पर किसी ने जानबूझकर अटैक किया है और उसे बहुत चोट भी आई है। क्योंकि इस शहर में त्रिपाठी फैमिली का ही राज चलता है, तो त्रिपाठी फैमिली के अलावा ये सब कौन करने की हिम्मत कर सकता है? उसकी बात सुन छोटे दादा भी किसी सोच में पड़ गए। ये देख नरेंद्र छोटे दादा के पास जाकर बैठ गया और चाय पीते हुए बोला, मयूरी, क्या तुम अभी भी यही कहना चाहती हो कि मैंने ही उस आदमी को भेजा था? वैसे तो सबको पता है कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो मैंने किया उसके बारे में खुद मुझे ही नहीं पता? उसकी बात सुन मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर त्रिपाठी, आप ये सब बातें अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैंने आपका नाम कब लिया? और मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ भी किया है। आप बेवजह मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर उसने एक नज़र डेविल की तरफ देखा और तुरंत छोटे दादा से बोली, छोटे दादू, मुझे लगता है कि मिस्टर डेविल ये कहना चाहते हैं कि वो बिना किसी प्रूफ के किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वैसे इस वक्त मिस्टर त्रिपाठी ही हेड होने की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, इसलिए
मिस्टर डेविल उनसे ही इस बारे में सब कुछ क्लियर करना चाहते थे और उनके यहाँ आने की वजह भी यही है। अब इस शहर को त्रिपाठी फैमिली से अच्छा और कौन जानता है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए असली मास्टरमाइंड ढूंढने में मिस्टर त्रिपाठी उनकी हेल्प करें। उसकी बात सुन नरेंद्र मन ही मन बहुत खुश होते हुए खुद से बोला, कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये, मैं अपने ही अगेंस्ट इन्हें सबूत इकट्ठा करके क्यों दूंगा, बल्कि मैं तो ना जाने कितने ही झूठ सबूत क्रिएट कर सकता हूँ और खुद को बहुत ईजिली इस मैटर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। पर नरेंद्र की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि तभी अचानक डेविल बोला, मिस्टर अग्रसेन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर त्रिपाठी फैमिली ने मेरी हेल्प की तो मैं भी आप लोगों का एहसान अपने तरीके से चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद बप्पा जी की देखभाल करूंगा और उनका ट्रीटमेंट भी कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही नरेंद्र चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ होना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि छोटे दादा कुछ नहीं बोले और वो भी काफ़ी हैरान दिख रहे थे और ये बात भी सभी जानते थे कि अगर किंग ऑफ मेडिसिन ने कोई वादा कर दिया तो उसका क्या मतलब था। छोटे दादा ने स्टार्टिंग से ही बप्पा जी के ट्रीटमेंट के लिए किंग ऑफ मेडिसिन को मिलकर कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर तब ये लोग उससे नहीं मिल पाए थे। पर आज जब किंग ऑफ मेडिसिन खुद आगे बढ़कर बप्पा जी का ट्रीटमेंट करना चाहते थे तो वो भला उसके लिए खुश क्यों नहीं होते। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, नरेंद्र बीच में ही बोला, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं बप्पा जी की क्या कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मुझे किंग ऑफ मेडिसिन पर भरोसा नहीं है, पर ये मयूरी का दोस्त भी है। इनका अचानक इस तरह हमारी हेल्प के लिए आना थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? उसकी बात सुन छोटे दादा भी कुछ सोचने लगे। नरेंद्र फिर बोला, छोटे दादा, आपने तो कहा था कि आप बप्पा जी से किसी को नहीं मिलने देंगे, पर आज तो यहाँ मयूरी भी आई है, क्या आप अपना ही बनाया नियम तोड़ देंगे? उसकी बात सुन मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, पर मिस्टर त्रिपाठी, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ बप्पा जी से मिलने आई हूँ? मैंने आपको बताया तो कि मैं बस मिस्टर डेविल और सुजल के साथ यहाँ आई हूँ और मिस्टर डेविल भी यहाँ जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो सब सिर्फ उसकी फियोंसे से रिलेटेड है। इस पर नरेंद्र बोला, ये बात सब जानते हैं कि सुजल तुम्हारी सीक्रेट गार्ड है और अचानक ये अब डेविल की फियोंसे बन गई। इससे तो साफ पता लगता है कि तुम लोग जरूर कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। उसकी बात सुन मयूरी फिर बोली, अब जब सब जान ही चुके हैं तो सुजल फिर मेरी सीक्रेट गार्ड कैसे हुई? सीक्रेट गार्ड तो उसे कहते हैं जो दुनिया के सामने आए बिना सीक्रेटली किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि डेविल ने सुजल की पहले जान बचाई थी, इसलिए तभी से वो एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं, और मैं भी इन दोनों को साथ लाना चाहती हूँ। पर इसमें गलत क्या है? नरेंद्र ने नाराज होते हुए कहा, कुछ भी हो, पर बप्पा जी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। उसकी बात सुन मयूरी भी बोली, बप्पा जी को नुकसान मैं नहीं बल्कि तुम पहुंचाना चाहते हो, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने उनके साथ क्या क्या किया है, और अब भी तुम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बप्पा जी का ट्रीटमेंट करने से रोक रहे हो। तुम ये बताओ तुम्हारे इरादे कितने सही हैं? ये मत सोचना कि तुम पर किसी की नज़र नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने वाले। उसकी बात सुन नरेंद्र बोला, क्या अपने डैड से इस तरह से बात की जाती है? मयूरी गुस्से से बोली, क्या मेरे डैड? वो तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है तुमने? नरेंद्र जैसे ही बोलने लगा, तुम्हें तो मैं कि तभी छोटे दादा ने गुस्सा करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, यहाँ घर पर गेस्ट आए हैं, क्या तुम दोनों अब अपने संस्कार भी भूल चुके हो? मैं अपने सामने ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर छोटे दादा ने नाराज़गी भरे नज़रों से नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, बेटी ना समझ हो सकती है, पर तुम तो उसके बाप हो, आखिर तुम भी भूल गए कि बात कैसे की जाती है? उसकी बात सुन नरेंद्र चुप हो गया, पर वो अब तक इतने गुस्से में आ चुका था कि खुद पर कंट्रोल करना ही भूल गया, और ये मयूरी के पास वापस लौटते ही वाला था कि नरेंद्र को सुमित की एक्टिंग करने के लिए उसे उसी की तरफ खुद को शांत रखना पड़ता था। पर मयूरी की वजह से आजकल वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना भूल जाता था। तभी डेविल बोला, मिस्टर त्रिपाठी की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। फिर उसने नाराज़ होते हुए आगे कहा, आप लोगों को क्या लगता है मैं मयूरी का उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए अपने किंग ऑफ मेडिसिन की गुडविल और इतने साल से कमाई हुई मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट को कोई भी दाग लगने दूंगा? क्या आपको लगता है कि मुझे पैसों की थोड़ी भी परवाह है? नहीं ना। तो अब तो ये बात भी क्लियर है कि मयूरी ने मुझे अपना साथ देने के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं दिए, और वैसे भी अगर डेविल की वजह से बप्पा जी को कुछ भी हो जाता तो उसका पहला इल्ज़ाम मयूरी पर ही आता। इसलिए मयूरी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती थी?
छोटे दादा भी इस बात को अच्छे से समझते थे। तभी उन्होंने डेविल की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप पप्पा जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके ठीक होने के कितने चांसेस हैं? नरेंद्र बीच में बोला, पर चाचा जी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही छोटे दादा ने उसकी तरफ हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो बोले, हमारे डॉक्टर्स ने पप्पा जी को ठीक करने के लिए सभी तरह के ट्रीटमेंट कर लिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उनकी यही कंडीशन रही तो पप्पा जी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर तुम्हें राजकुमारी जी पर यकीन नहीं है तो क्या तुम इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि अगर पप्पा जी को तुम्हें सौंप दिया गया तो तुम उन्हें ठीक कर दोगे? तब नरेंद्र कुछ नहीं बोला, पर वो अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर उसे अब तक वो पुश्तैनी मोहर मिल चुकी होती तो वो कब का पप्पा जी को मार देता। हालांकि उसने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि अगर डेविल ने सबको ये बता दिया कि पप्पा जी को जहर दिया जा रहा है तो वो उसका सारा ब्लेम संकेत पर डाल देगा, क्योंकि वही उसका ध्यान रखता था। ये सोचकर उसने मयूरी की तरफ देखकर स्माइल कर दी और फिर उदास होते हुए छोटे चाचा से बोला, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब छोटे दादा ने डेविल की तरफ देखते हुए फिर कहा, मिस्टर डेविल, आपने बताया नहीं पप्पा जी के ठीक होने के कितने चांसेस हैं? डेविल स्माइल करते हुए बोला, 100%। ये सुन छोटे दादा हैरान हो गए और बोले, क्या कहा आपने? वहीं डेविल तो अभी भी सूजल को फ्रूट्स खिलाने में ही बिजी था। जब सूजल ने अपना मुंह इस बार नहीं खोला तो उसने नाराज होते हुए कहा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? सूजल थोड़ी नाराजगी से बोली, डेविल, छोटे दादा तुमसे बड़े हैं, तुम पहले उनके सवालों का जवाब दो। सूजल की बात सुन डेविल ने छोटे दादा की तरफ देखते हुए कहा, पर मैंने अभी तक पेशेंट को देखा नहीं। तभी छोटे दादा ने तुरंत नौकर से कहा, किंग ऑफ मेडिसिन को पप्पा जी से मिलने के लिए ले जाओ। डेविल बोला, मैं अपने फियोन्से को भी अपने साथ वहां ले जाना चाहता हूँ। ये शहर बहुत खतरनाक है और मुझे डर है कि अगर मैंने उसे थोड़ी भी देर के लिए अकेले छोड़ा तो एक बार फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुन छोटे दादा ने सूजल को भी वहां जाने की परमिशन दे दी। उनकी बात सुन सूजल ने भी तुरंत काउच पर से खड़े होकर डेविल की बाजू पकड़ ली। उसे ऐसे करता देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, ये हुई ना बात। अगर तुम इसी तरह मेरे साथ रही तो पप्पा जी से मिलवाने की तरह ही मैं तुम्हारी बाकी की विशेष भी पूरी कर दूंगा, क्योंकि डेविल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जल्द ही नौकर उन्हें पप्पा जी के रूम तक ले गया, जहां बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। छोटे दादा ने बहुत अच्छे से पप्पा जी की सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ था। उनकी परमिशन के बिना कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता था। दरवाजे पर पहुंचते ही नौकर ने डेविल से कहा, सर, पप्पा जी ज़्यादातर बेहोश ही रहते हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए आप उन्हें चेक करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेविल जानता था कि नौकर तो बस अपना काम कर रहा था, इसलिए वो उसकी बात सुनने के बाद जरा भी नाराज़ नहीं हुआ। फिर डेविल जैसे ही रूम में एंटर हुआ उसे वहाँ एक जानी पहचानी महक आई। ये उसी के एंटीडोट की स्मेल थी। वहाँ जाकर डेविल को ऐसा लगा जैसे संकेत ने कुछ देर पहले ही पप्पा जी को वो एंटीडोट वाला इंजेक्शन दिया है। उसने वहाँ पप्पा जी के सेवा में लगे लोगों को भी नीचे भेज दिया। इस वक्त वहाँ डेविल, सूजल और नीचे से आया हुआ बस एक नौकर था। पर पप्पा जी को देखते ही डेविल ने अपनी आंखें चढ़ा ली। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला और अलग अलग तरह से उनका चेकअप करता रहा। सूजल भी वहीं बैठी ये सब देखती रही। उसे पप्पा जी की बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ देर बाद डेविल बोला, चेकअप हो चुका है। ये सुन सूजल तुरंत बोली, अब पप्पा जी कैसे हैं? क्या तुम उन्हें ठीक कर सकते हो? पर तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन सब हैरान रह गए। पर तभी उन्हें वहाँ पप्पा जी की आवाज़ सुनाई दी, परी। शायद सूजल की आवाज़ की वजह से पप्पा जी जग गए थे। पर जब पप्पा जी ने वहाँ सूजल को देखा तो वो उठने की कोशिश करने लगे। ये देख सूजल जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, डेविल ने उसे रोक लिया। तुम्हें अभी पप्पा जी के पास नहीं जाना चाहिए, तुम अभी बाहर ही खड़े होकर उन्हें देखो। फिर वो खुद धीरे से पप्पा जी के पास आकर बोला, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है, सूजल भी बिल्कुल ठीक है और अब यहाँ दोनों ही वापस आ चुके हैं। अगर आपको सच में अपनी पोती की फिक्र है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा और फिर आप सब फिर से एक साथ होंगे। उसकी बात सुन पप्पा जी रिलैक्स हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसी कंडीशन में देखकर सूजल रोने लगी और खुद से बोली, पप्पा जी मुझसे मयूरी के बारे में जानना चाहते थे, क्या नहीं वो खुद कब तक ठीक होंगे? उसे रोते हुए देख डेविल उसके पास आया और उसे रिलैक्स करते हुए बोला, शांत हो जाओ। अगर तुम रोती रहोगी तो मैं भी तुम्हें देख कर रोने लगूंगा। फिर मैं उस नरेंद्र से बदला कैसे लूँगा? उसकी बात सुन सूजल चुप हो गई। वही लिविंग रूम में आहान और मयूरी डेविल के आने का ही वेट कर रहे थे।
तभी वो लोग भी लिविंग रूम में वापस आ गए। जैसे ही वह नरेंद्र ने सुजल के उदास चेहरे को देखा, वो समझ गया कि उन्हें पता लग गया है कि बप्पा जी को जहर दिया गया है। वो अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट लाते हुए बोला, तो फिर इतना लंबा चेकअप करने के बाद किंग ऑफ मेडिसिन ने क्या कंक्लूजन निकाला? उसकी बात सुन डेविल उसकी तरफ देख कर बोला, हाँ मुझे काफ़ी कुछ पता लगा है। नरेंद्र को लगा कि डेविल अब उस पर बस बप्पा जी को जहर देने का इल्ज़ाम लगाने ही वाला है, इसलिए उसने खुद को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया कि जैसे ही वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाएगा तो अगले ही पल वो ये सारा इल्ज़ाम संकेत पर डाल देगा और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो उसे छुटकारा भी पा लेगा। पर तभी डेविल की आवाज़ आई, बप्पा जी को हार्ट अटैक आया था, पर अगर उनकी ठीक से केयर की जाए तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। बस हार्ट अटैक? ये सुनते ही नरेंद्र हैरान हो गया। आखिर किंग ऑफ मेडिसिन को ये पता कैसे नहीं लगा कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि डेविल ने जहर वाली बात सबके सामने नहीं कही, इसलिए वो जहर देने का इल्ज़ाम संकेत पर नहीं डाल सकता था। हालांकि उसने एक दो बार कुछ बोलने की कोशिश की, पर फिर वो चुप हो गया, क्योंकि अगर वो खुद जहर के बारे में बात करता तो वो खुद इसमें फंस जाता। वहीं डेविल की बात सुन छोटे दादा खुश हो गए और बोले, क्या आप सच कह रहे हैं? बप्पा जी ठीक हो सकते हैं? उनकी बात सुन वो काउच पर बैठ गया और बोला, हाँ मैंने बप्पा जी का चेकअप कर लिया है, पर जो लोग उनकी देखभाल करने आते हैं मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मुझे इसकी परमिशन मिल सकती है? उसकी बात सुन आहान और मयूरी भी उसकी तरफ गौर से देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि डेविल अभी आगे क्या क्या कहने वाला था। पर आहान को डेविल का उसी की तरह सबको अपनी बातों में फंसाने वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी बात सुन छोटे दादा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत सभी डॉक्टर्स, नर्स और बाकी सभी लोगों को बुलवा लिया। यहाँ इस वक्त संकेत को भी बुला लिया गया था, जो छोटे दादा के बाजू में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जब नरेंद्र ने वहाँ संकेत को देखा तो उसे लगा कि शायद अब डेविल जहर के बारे में बोलने वाला है। वो मन ही मन खुश होकर बस ड्रामा स्टार्ट होने का वेट कर रहा था, और तभी उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अब जब किंग ऑफ मेडिसिन ने यहाँ सबको बुला ही लिया है तो अब बता भी दीजिए कि क्या बात है। उसकी बात सुन वो अपनी डेविल वाली स्माइल से नरेंद्र की तरफ देखने लगा। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो नरेंद्र के मन की सारी बात समझ पा रहा था। फिर वो काउच से खड़ा हुआ और बप्पा जी का ध्यान रखने वाले सभी लोगों के चेहरे पढ़ने लगा। उसके बाद उसने बप्पा जी के डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम ही वो डॉक्टर हो ना जो बप्पा जी का ट्रीटमेंट करते हो? इस वक्त नरेंद्र भी उसके सामने खड़ा था, इसलिए आज उस डॉक्टर में थोड़ी हिम्मत थी। उसने कहा, जी मैं ही बप्पा जी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उनकी कंडीशन पहले बहुत ख़राब थी और अगर तब मैं नहीं होता तो वो अब तक जिंदा ही नहीं होते। तभी डेविल ने कहा, तो क्या तुम बप्पा जी को पूरी तरह ठीक कर सकते हो? उसकी बात सुन वो डॉक्टर नरेंद्र को देखने लगा, क्योंकि उसे तो ये बताया ही नहीं गया था कि उसे इस बारे में क्या कहना है। उस डॉक्टर को नरेंद्र की तरफ देखते हुए देखकर डेविल बोला, क्या तुम मिस्टर त्रिपाठी से पूछकर उनका ट्रीटमेंट करते हो, या फिर अब वही ये डिसीजन लेने वाले हैं कि तुम बप्पा जी को पूरी तरह से ठीक करोगे या नहीं? ये सुनकर डॉक्टर घबरा गया। उसने जल्दी में कहा, बप्पा जी की कंडीशन बहुत ख़राब है, उन्हें ठीक करना इम्पॉसिबल है। हालांकि डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। डेविल ने उसे कहा, ओके तुम अब जा सकते हो। पर उसकी बात डॉक्टर को समझ नहीं आई। तभी डेविल फिर बोला, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? आई सेड मैं तुम्हें इस काम से निकालता हूँ, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे डॉक्टर जो इतने वक्त में बप्पा जी को ठीक नहीं कर पाए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। ये सुन डॉक्टर के साथ साथ नरेंद्र भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नरेंद्र तो अभी तक भी इसी फिराक में था कि वो जल्द से जल्द जहर का इल्ज़ाम संकेत पर डाल दे और उसे बप्पा जी के पास से हटा दे। पर डेविल ने तो नरेंद्र के डॉक्टर को ही बप्पा के पास से हटा दिया था, और अगर उसका डॉक्टर चला जाता तो उसे बप्पा जी की हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती? कुछ सोचने के बाद उसने छोटे दादा की तरफ देखते हुए कहा, इस डॉक्टर ने बप्पा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और अगर हम इसे बिना वजह काम से निकाल देंगे तो त्रिपाठी फैमिली का भी तो नाम खराब होगा। अब क्योंकि किंग ऑफ मेडिसिन इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वो बप्पा जी को पूरी तरह ठीक कर देंगे, तो क्यों ना हम इस डॉक्टर को उसका असिस्टेंट ही बना दें। ऐसा करने से हमें किसी भी तरह की गड़बड़ का भी पता लग जाएगा। उसकी इस बात पर छोटे दादा कुछ कह पाते उससे पहले ही डेविल ने ही कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे बेकार के असिस्टेंट नहीं चाहिए। तब नरेंद्र ने नाराज होते हुए कहा, किंग ऑफ मेडिसिन शायद आप भूल रहे हैं कि ये त्रिपाठी फैमिली का मैटर है, इसलिए अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर यूज़ करिए। इस डॉक्टर को आप बिना किसी गलती के जाने को कैसे कह सकते हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसकी बात सुनने के बाद भी डेविल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं
और सीधा छोटे दादा के पास जाकर बोला, मिस्टर अग्रसेन त्रिपाठी, अगर मैं पप्पा जी को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ तो क्या मैं इस बात का भी डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरे साथ कौन कौन लोग काम करेंगे? बिल्कुल मिस्टर डेविल, अगर आप पप्पा जी को पूरी तरह ठीक करने का वादा करते हैं तो मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ। छोटे दादा की ये बात सुन नरेंद्र दंग रह गया। तभी छोटे दादा आगे बोले, मिस्टर डेविल की बात भी गलत नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तभी तो अब तक पप्पा जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। चलो अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, हमें मिस्टर डेविल को एक चांस देना चाहिए। फिर उन्होंने डेविल की तरफ देखते हुए कहा, आज से बल्कि अभी से मैं पप्पा जी की पूरी जिम्मेदारी आपको देता हूँ। आपको इस बात की पूरी आज़ादी रहेगी कि आप अपना काम कैसे करना चाहते हैं। मैं बाकी सबसे भी कह दूंगा कि वो वही करेंगे जैसे आप उन्हें करने को कहेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। और फिर डेविल के कहने पर उस डॉक्टर को बाहर फिकवा दिया गया। इस बात से नरेंद्र मन ही मन बहुत गुस्सा हो गया, पर उसने खुद को शांत रखा। वहीं जब डेविल ने बाकी काम करने वाले लोगों को उससे डरते हुए देखा तो वो बोला, आप सब लोग घबराइए मत। वैसे तो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और मुझे झूठ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए अगर किसी ने मुझसे ज़रा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो सभी लोग जो डॉक्टर के लिए काम करते थे वो बारी बारी से आकर उसके बारे में सब बताने लगे कि उस डॉक्टर के फोर्स करने पर उन्हें उसकी सारी बात माननी पड़ती थी और वो जैसा करने को कहता था वैसे ही करते थे। उनकी बात सुन छोटे दादा गुस्से में आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी को कहकर तुरंत उन सभी लोगों को पुलिस में दे देने को कह दिया। तभी डेविल बोला, उसके जैसा डॉक्टर सिर्फ पेशेंट की लाइफ के साथ खेलता है। एनीवे मिस्टर त्रिपाठी, आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए। जो लोग बुरे होते हैं वो तो अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ते, किसी और की तो फिर क्या ही बात। क्या आपको उस डॉक्टर के जाने का दुख है? कहीं आपको उस डॉक्टर के बारे में पहले से ही तो सब पता नहीं था? नरेंद्र झट से बोला, मुझे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं उस डॉक्टर को कब का यहाँ से निकलवा देता। वैसे मुझसे ज़्यादा तो संकेत पप्पा जी के साथ रहता है तो उसे इस डॉक्टर के बारे में ज़्यादा पता होगा। इतना कहकर वो संकेत की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें उस डॉक्टर पर कभी शक नहीं हुआ? नरेंद्र संकेत पर इल्ज़ाम डालकर उसे भी बाकी लोगों की तरह जेल में डालना चाहता था, इसलिए उसे ज़बरदस्ती इस मैटर में इन्वॉल्व कर रहा था। पर संकेत ने शांत होकर कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर डेविल ने भी सुजल के कहने पर संकेत का ही साइड ली, इसलिए पप्पा जी मान गए। पर नरेंद्र त्रिपाठी गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला गया। अब अहान और मयूरी का भी वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग जो करना चाहते थे वो हो चुका था। पर उन्हें अभी भी नरेंद्र से चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। छोटे दादा के बंगले से बाहर आते वक्त मयूरी अहान की बाहों में हाथ डालते हुए बोली, अहान, मुझे पप्पा जी से मिलना है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा हो। अहान ने उसे गले लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मयूरी, तुम्हें भी अब थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तुम्हें पता है ना, छोटे दादा ने कहा था कि वो तुम्हें और नरेंद्र को पप्पा जी से मिलने नहीं देंगे। अगर तुम्हारी जिद की वजह से उन्होंने तुम्हें पप्पा जी से मिलवा भी दिया तो सब लोगों को उन पर से यकीन टूट जाएगा और फिर वो नरेंद्र भी पप्पा जी से मिलने की कोशिश करेगा, जो कि हम सब के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस है। पर हाँ, तुम फिक्र मत करो, सुदेश के होते हुए कोई भी पप्पा जी को कुछ नहीं कर सकता। आई होप तुम समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। ये सुन मयूरी ने उदास होते हुए कहा, मेरे अलावा सब लोग पप्पा जी से मिल सकते हैं। सोचिए मुझे ये सब सुनकर कैसा लग रहा होगा। इस वक्त अहान उस छोटी बच्ची बनी मयूरी को समझा नहीं पा रहा था। तभी अहान ने अचानक कहा, मुझे याद आया, कल तो तुम्हारा स्पेशल वाला डे है। मयूरी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, कल क्या है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा अहान। क्या कल ही हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, या फिर कहीं कल के दिन ही तो आपने मुझे प्रपोज नहीं किया था? बताओ ना अहान। उसकी बात सुन अहान ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी कहा उसमें से कल कुछ नहीं है, पर कल 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे। मयूरी समझ गई कि अहान उसकी हरकतें देखकर उसे बच्ची कहकर बुला रहा था, पर वो उससे गुस्सा होने की बजाय खुद भी उसके साथ हंसने लगी। पर चिल्ड्रंस डे का नाम सुनकर उसे अब अपनी बेटी परी की भी याद आने लगी थी। तभी अहान ने डिसाइड किया कि वो लोग कल ही वापस सूरत जाएंगे और वहाँ अपनी बेटी परी के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इसी बहाने वो लोग विक्रांत और सुहाना से भी मिल लेंगे। अहान को भी काफ़ी दिनों से परी की बहुत याद आ रही थी, पर यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में वो वापस तुरंत नहीं जा सकता था। वहीं परी काफ़ी समझदार बच्ची थी जो इतने वक्त तक बा के साथ अकेले ही राजदा मैंसन में रह रही थी, और क्योंकि उसे पता था
कि उसके मम्मा पापा किसी ज़रूरी काम की वजह से कहीं और जा रहे हैं, इसलिए उसने एक बार भी आहान या मयूरी को कॉल करके किसी भी बात के लिए परेशान नहीं किया। वहीं डेविल सुजल के साथ बप्पा जी के रूम में वापस जाने लगा। संकेत उसका मेडिकल बॉक्स लिए डेविल के पीछे पीछे चल रहा था। बंगले में बहुत से सर्वेंट थे जो डेविल को असिस्ट करने का काम कर सकते थे, पर डेविल ने जानबूझकर संकेत को अपना असिस्टेंट बनाया क्योंकि वो भी उसे बहुत परेशान करता था। ये बात संकेत भी अच्छे से समझता था। डेविल ने उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाने के लिए सुजल के गाल पर किस कर दिया। ये देखकर संकेत गुस्सा हो गया, पर क्योंकि एक वही था जो अब बप्पा जी को ठीक कर सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बप्पा जी के रूम में आकर डेविल ने सुजल को काउच पर रेस्ट करने को कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बप्पा जी को जल्दी ठीक कर दूंगा, मुझ पर यकीन करो। अभी मुझे बप्पा जी का फुल बॉडी चेकअप करना है जिसमें मुझे वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम रेस्ट करो। उसकी बात मानकर सुजल वहीं काउच पर लेट गई। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उसकी आंख भी लग गई। डेविल भी सुजल को अब बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह उसे हमेशा अपने करीब ही रखता था। उसके बाद संकेत ने डेविल को बप्पा जी की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स लाकर दे दी, पर डेविल ने उन्हें देखा तक नहीं, बल्कि वो बोला, मैंने सोचा था कि तुम मुझे उस डॉक्टर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थैंक्स कहोगे। संकेत बोला, मैं जानता हूँ ये सारा प्लान अहान रायजादा का था। उन्होंने ही इस डॉक्टर के बैकग्राउंड का पता लगवाया था। मिस्टर अहान ने पुलिस को भी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, तभी तो पुलिस इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गई और उस डॉक्टर को वहाँ से ले गई। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ये सारा क्रेडिट खुद क्यों लेना चाहते हो। उसकी बात सुन डेविल बोला, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं, आज के पूरे ड्रामे का मेन कैरेक्टर मैं ही था। अगर मैंने उन सब से ये सब नहीं उगलवाया होता तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अहान ने भी मेरी हेल्प की थी, पर फिर भी एक थैंक यू तो मेरे लिए भी बनता है। तब संकेत ने उसे थैंक यू कहा। फिर डेविल ने उससे वो हेल्थ रिपोर्ट ली और बहुत ध्यान से बप्पा जी का ब्लड रिपोर्ट और बाकी सब चेक करने लगा। फिर वो संकेत के साथ लैब में गया। तभी उसने कहा, मुझे एंटीडोट में कुछ चेंज करने होंगे। जो एंटीडोट मैंने उन्हें पहले दिए थे उससे उनकी बॉडी का जहर तो कम हो सकता है, पर वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। मुझे इसे फिर से बनाना होगा। लगभग 1 घंटे बाद डेविल ने वो एंटीडोट बना दिया था। उसके बाद वो दोनों वापस बप्पा जी के रूम में आ गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सुजल को नींद आ गई थी और अब उसकी नींद खुल गई थी। तभी सुजल ने उससे कहा, क्या बप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बन गया? तुमने कहा था ना उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। उसकी बात सुन सुदेश अपनी तारीफ करते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने एंटीडोट बना लिया है। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, बल्कि किंग ऑफ मेडिसिन हूँ। पर जब वहाँ संकेत और सुदेश आपस में हर छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह झगड़ने लगे तो सुजल ने उन्हें चुप करवा दिया। तभी सुदेश ने कहा, सुजल, तुम हमेशा इसी की साइड लेती हो, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लगी? सुजल कुछ सोचते हुए बोली, मैं उसे पसंद नहीं करती, पर उसे देखकर मुझे पता नहीं क्यों मेरे बड़े भाई की याद आ जाती है। उसकी बात सुन सुदेश बोला, क्या बड़ा भाई? तुमने कभी इसके चेहरे को देखा भी है? तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा इसके चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो फिर तुम दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हो? मैं तो कहता हूँ, अगर ये सच में तुम्हारा बड़ा भाई हुआ तो मैं सर्कस का जोकर बनने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, अगर ये तुम्हारा भाई हुआ तो मैं अपनी गर्दन सर से अलग करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। पर मैं ये यकीन नहीं कर सकता ये तुम्हारा भाई। वो अभी बोल ही रहा था कि सुजल संकेत की तरफ देखने लगी। सच में उसके मुंह से भाई सुनकर संकेत के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदल गए थे। वहीं अपने भाई को याद करके सुजल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये देख सुदेश ने उसे रिलैक्स करने के लिए हक कर लिया। संकेत को भी उसे रोते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो शांत रहा। सुजल को रिलैक्स करने के कुछ देर बाद सुदेश बप्पा जी के पास गया और उसने उन्हें वो नया एंटीडोट दे दिया। क्योंकि अब तक काफ़ी वक्त निकल चुका था, इसलिए सुदेश ने नीचे से वही खाना मंगवा दिया। जब वो और सुजल खाना खाने लगे तो सुजल के कहने पर उसने संकेत को भी स्नैक्स दे दिए। फिर मजाकिया ढंग से बोला, ओए छोटू, ले आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। संकेत ने एक नज़र उस तरफ देखा और बच्चे की तरह बोला, मैं मीठा नहीं खाता। उसकी बात सुन सुजल को याद आया कि बचपन में उसके भाई को भी मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कुछ सोचकर उसने संकेत के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। ये देख सुदेश नाराज़ होते हुए बोला, तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती सुजल? ये सुन सुजल बोली, मैंने कब कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? मैंने अहान रायजादा के बाद तुम जैसा हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया था। फिर उसने बात बदलते हुए कहा,
मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आजकल मैं मयूरी के पास कुछ ज़्यादा ही रहने लग गई हूँ, इसलिए मुझे भी उसके जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के पसंद करने वाली आदत लग गई है। उसकी ये बात सुन सुदेश कुछ बोलता कि इतने में बप्पा जी को होश आ गया, पर जब उन्होंने अपने सामने डेविल को देखा तो वो बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें ऐसे घबराता हुआ देख डेविल बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नरेंद्र का आदमी नहीं हूँ, मैं किंग ऑफ मेडिसिन हूँ और मैं ही आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। उसका साथ देते हुए संकेत ने भी कहा, बप्पा जी ये सही कह रहे हैं, राजकुमारी जी ने खुद इन्हें आपका ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा है और आप फिक्र मत कीजिए, राजकुमारी जी भी बिल्कुल ठीक है, पर वो बस नरेंद्र की वजह से आपसे नहीं मिल पा रही। पर आप राजकुमारी जी पर यकीन रखिए, कुछ ही दिनों में वो नरेंद्र को अच्छा सबक सिखाएंगी। फिर सुजल भी बप्पा जी के पास आ गई। उसे देखकर बप्पा जी खुश हो गए थे। सुजल ने उन्हें पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ वो धीरे धीरे सब बताया। उसने कहा, बप्पा जी 4 साल पहले राजकुमारी जी को बचाने के बाद मैंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर मैं आप तक नहीं पहुंच पाई। आखिर तब ऐसा क्या हुआ था? इस बारे में सुजल ने संकेत से भी जानने की कोशिश की थी, पर उसने सिर्फ यही बताया था कि तब वो किसी काम से त्रिपाठी कॉरपोरेशन में था और जब तक वो वापस आया तब तक बप्पा जी को हार्ट अटैक आ गया और जहर वाली दवाई देने की वजह से वो बेहोशी में चले गए थे। पर बप्पा जी के साथ रहने के लिए उसे नरेंद्र की हर बात माननी पड़ी और क्योंकि बप्पा जी संकेत पर बहुत यकीन करते थे, इसलिए नरेंद्र त्रिपाठी को त्रिपाठी फैमिली के सामने अच्छा बनने के लिए संकेत को अपने पास खड़ा रखना पड़ा। सुजल की बात सुन बप्पा जी बस इतना ही कह पाए थे, शाह शाह। किसी को उनकी बात समझ नहीं आई। संकेत भी ये जानना चाहता था कि आखिर बप्पा जी के साथ 4 साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था, पर तभी उसने कहा, बप्पा जी क्या आप शाका कहना चाहते हैं? उसकी बात सुन बप्पा जी अपने पलके झपकाने लगे। तभी संकेत बताया, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शाका नरेंद्र त्रिपाठी का ही कोई आदमी है जिस पर वो बहुत यकीन करता है। इसका मतलब साफ था कि 4 साल पहले वाले हादसे में शाका का जरूर कोई हाथ था। सुजल बोली, बप्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक है, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपसे मिलने नहीं आ सकती, पर उनकी तरफ से मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सुदेश के बप्पा जी को पहला डोज देते ही बप्पा जी में उनका असर काफ़ी तेज़ी से दिखने लगा था। उसके बाद सुदेश सुजल को रेस्ट करने वापस हॉस्पिटल ले गया। उसकी सभी दवाइयाँ वगैरह भी वहीं थी। सुदेश के पीछे से संकेत बप्पा जी का ध्यान रख लेगा, इसलिए उन्हें उनकी फिक्र नहीं थी। वहीं अब तक कहान और मयूरी भी वापस सूरत पहुंच चुके थे। अपने वार्ड में पहुंचते ही सुजल ने मयूरी को वीडियो कॉल किया। उसके फ़ोन उठाते ही उसने कहा, मयूरी बप्पा जी को होश आ गया है और अब उनकी कंडीशन भी पहले से काफ़ी बेहतर है। मुझे पता था कि तुम्हें उनकी बहुत फिक्र हो रही होगी, इसलिए यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ये सुन मयूरी ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में बप्पा जी की तबीयत में सुधार है? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब बस कान्हा जी करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और मैं उस नरेंद्र का असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। तब सुजल बोली, हाँ मैंने बप्पा जी की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले लिए हैं, मैं वो सब तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगी। अब जब तक तुम सूरत में हो इसी से काम चला लेना। फिर उसने आगे कहा, वैसे मयूरी परी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही और तुम दोनों तो उसके साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने गए थे ना, तो फिर वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मयूरी बोली, वो बाप बेटी ना जाने कहाँ मस्ती कर रहे हैं। वो कुछ देर इसी तरह बात करती रही। कुछ ही देर बाद सुजल और सुदेश के लिए अहान के बंगले से गर्म खाना भी आ गया था। अहान ने सूरत जाने से पहले अपने नौकर को उन दोनों का ध्यान रखने को कह दिया था। वहीं मयूरी ने जैसे ही सुजल से बात करके फ़ोन रखा, तभी उसने देखा कि सामने से अहान परी के साथ उसका हाथ पकड़ कर आ रहा था। उन दोनों ने आज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट में होने वाले गेम्स में कई प्राइजेस जीते थे। परी खुशी से चिल्लाते हुए मयूरी के पास आई, मम्मा। उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टॉय पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका छोटा सा चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो मयूरी को देखकर उसके पास इतनी तेजी से भागती हुई आ रही थी कि अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर तभी मयूरी और अहान ने जल्दी से उसे संभाल लिया। फिर मयूरी ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। परी के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। ये देख मयूरी ने हैरान होकर अहान की तरफ देखा, पर अहान के चेहरे पर भी उसे वैसे ही स्माइल दिखाई दी। उन्हें ऐसे देख मयूरी अपने मन में बोली, आखिर अब ये बाप बेटी मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? उसने परी की आंखों में देखते हुए कहा, परी क्या डैडी ने मेरे लिए आपसे फिर से कुछ कहा है? उसकी बात सुन परी ने स्माइल करते हुए कहा, नो, बस डैडी ने कहा है कि अगर आज मैं आपको डैडी के साथ सोने दूंगी तो नेक्स्ट चिल्ड्रन डे पर डैडी मेरे साथ खेलने के लिए मुझे एक छोटा भाई भी ला कर देंगे। फिर मैं और मेरा छोटा भाई साथ में खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे।
ये सुन मयूरी आहान की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, ये वायडो कभी नहीं सुधर सकता। मयूरी के बाएं कंधे पर चोट लगी थी और उसने बिना अपनी परवाह किए परी को अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए अब उसके हाथ में थोड़ा दर्द होने लगा था। हालांकि उसने परी को अपने सीधे हाथ से उठाया था, पर फिर भी कंधे पर जोर पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं चोट लगी जगह पर भी दर्द होने लगा था और वो दर्द उसके चेहरे पर दिख रहा था। आहान उसका चेहरा देख तुरंत समझ गया। उसने जल्दी से परी को अपनी गोद में ले लिया। आहान को अपनी इतनी केयर करते हुए देख मयूरी उसे प्यार से देखने लगी तो आहान ने उसकी तरफ देख थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए कहा, अब मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। मयूरी उसे बोली, हाँ आप हैंडसम तो हैं, पर बहुत बेशरम भी हैं। परी का ये पहला चिल्ड्रंस डे था जब उसके मम्मा डैडी दोनों उसके साथ थे और फिर वो अपने मम्मा पापा से काफ़ी दिन बाद मिली थी, इसलिए वो आज बहुत खुश थी। कुछ देर बाद आहान और मयूरी उसे लेकर एक अम्यूज़मेंट पार्क आ गए। आज तो आहान भी किसी बिजनेसमैन की तरह ही या आहान रायज़ादा की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी परी के साथ आज बिल्कुल बच्चा बन गया था। वो उसके साथ भाग भाग कर सारे गेम्स खेल रहा था। पूरे दिन खूब खेल लेने के बाद जब वो लोग वापस रायज़ादा मैंसन जाने के लिए कार में बैठने लगे तो उनकी कार आज गेम में जीती हुई गिफ्ट से भर गई थी। जैसे ही मयूरी और आहान कार में बैठे, परी तुरंत मयूरी की गोद में बैठ गई। वो बहुत ध्यान से मयूरी के हाथ की चोट को बचाते हुए उसके गले लगकर बोली, मम्मा मुझे बिल्कुल मुझ जैसा ही क्यूट सा छोटा भाई चाहिए। इस पर मयूरी भी कुछ सोचते हुए बोली, परी क्या तुम्हें सच में छोटा भाई चाहिए? परी खुश होते हुए बोली, हाँ मुझे छोटा भाई चाहिए मम्मा, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास उनका छोटा भाई है। फिर वो एक एक करके अपने सभी फ्रेंड्स के नाम बताने लगी जिनके पास छोटे भाई थे। वो लगातार बोले जा रही थी। तभी मयूरी ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अगर मैं तुम्हें अभी एक छोटे भाई से मिलवा दूँ तो क्या आज तुम मम्मा के साथ सो सकती हो? परी तुरंत उसकी बात मान गई, पर जब आहान ने उसकी बात सुनी तो वो हैरान होकर अपने मन में सोचने लगा, अब ये इतनी जल्दी परी को उसका छोटा भाई कहाँ से ला कर देने वाली है।